औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम हैदर के साथ में आपका मेज़बान सैयद फ़रहान हैदर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, इंसान को अपनी ज़िंदगी में बहुत से अहम फ़ैसले करने पड़ते हैं। कुछ फ़ैसले शॉर्ट टर्म होते हैं, मतलब उनका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म होता है, और कुछ फ़ैसले ऐसे होते हैं जिनका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म होता है। और जो शॉर्ट टर्म फ़ैसले और कुछ फ़ैसले मतलब सिर्फ़ उस इंसान की ज़ात की हद तक होते हैं, जो सिर्फ़ उस इंसान को अफ़ेक्ट करते हैं। और कुछ फ़ैसले फिर ऐसे होते हैं जो कि उससे जुड़े हुए हर फ़र्द की ज़िंदगी पर असरअंदाज़ होते हैं। चाहे वो अफ़राद उसकी पिछली नस्ल से हों, यानी उसके वालिदैन, उसके बहन-भाई, चाहे वो उसकी आने वाली नस्ल से हों, यानी कि उसकी स्पाउस, उसकी औलाद और उसकी नेक्स्ट जनरेशन। तो अब ये फ़ैसले करने के लिए उस इंसान को बहुत ज़्यादा गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि अम, वो फ़ैसला ये ना हो कि बाद में उसको पछताना पड़े। तो बेहतर ज़िंदगी के हसूल के लिए भी इंसान को समटाइम्स कुछ ऐसे मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं। मुश्किल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि जो मैंने जैसे पहले कहा कि कुछ चीज़ों को सैक्रिफ़ाइस करना पड़ता है, कुछ और चीज़ें हसूल करने के लिए। तो इसी तरह अपने मुल्क को छोड़ना, अपने माँ-बाप को छोड़ना और किसी दूसरे मुल्क में जाके किसी दियार-ए-गैर को अपनाना और वहाँ पे एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना, एक टफ़ फ़ैसला होता है, मुश्किल फ़ैसला होता है। तो इस तमहीद से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारा आज का प्रोग्राम जो है वो इमिग्रेशन से रिलेटेड है, और मेरे बैकग्राउंड से भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कैनेडियन इमिग्रेशन से रिलेटेड है। तो आप लोगों को अपने कैनेडियन इमिग्रेशन से रिलेटेड प्रोग्राम में खुशामदीद। और आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन से रिलेटेड जो प्रोग्राम था, उसको बहुत पसंद किया, और बहुत अच्छा फीडबैक मिला, और उसके बाद बहुत से लोगों ने और सेंसिबली ज़रूरत भी थी कि एक कैनेडियन इमिग्रेशन से रिलेटेड भी प्रोग्राम किया जाए। तो हैदर टीवी एज़ यूजुअल हमेशा की तरह अवाम की और देखने वालों की, अपने नाज़रीन की ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए एक अच्छा प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर। और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे प्रोग्राम में आज हमें जॉइन किया है एक बहुत ही सीनियर, एक सीज़न्ड और एक्सपीरियंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट, जो कि कनाडा ही में मुकीम हैं और पिछले 8 साल से इस फ़ील्ड से रिलेटेड हैं। सैयद वक़ार हसन। वक़ार भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी ज़ाती दरख़्वास्त के ऊपर और हैदर टीवी की रिक्वेस्ट पे हमें जॉइन किया। बहुत बिज़ी स्केड्यूल होता है आपका, बहुत अरसे से आपके पीछे लगे हुए थे। तो फाइनली बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। याउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़रहान भाई। बहुत-बहुत माज़रत कि आपको अरे नहीं, मैंने माज़रत की बहुत कोई देर तक लटकाया और तकरीबन कोविड-19 गुज़ार ही दिया है, ये प्रोग्राम करने करते हुए। मैं बहुत-बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा आपको भी और हैदर टीवी को भी। गो के ये चैनल एक दीनी चैनल है और ज़्यादातर जो नशरियात हैं, वो शियत और इस्लाम के हवाले से होती हैं। लेकिन ये आप लोगों की बहुत बड़ी काविश है और वाक़ई में कुडोज़ है आप लोगों को, कि आप लोग इस तरह के टॉपिक्स भी लेके आए। मेरे इल्म में है कि आपने एक दफ़ा टेक्सास से रिलेटेड भी जी, एक बिल्कुल। प्रोग्राम किया था। टैक्स से उसके रिलेटेड किया उससे था, जी। पहले ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन पे और फिर अब ये कैनेडियन इमिग्रेशन पे आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो बहुत-बहुत मुबारकबाद और एक दफ़ा बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। मैं बहुत ज़्यादा जो आपने मेरी इतनी तारीफ़ कर दी है कि सीज़न्ड और इतना वो, ऐसा कुछ नहीं है। खुद तालिब इल्म हूँ और ख़ास तौर से इमिग्रेशन की फ़ील्ड ऐसी है कि हर वक़्त तालिब इल्म रहना पड़ता है इसके अंदर। इस तरह जी, से लॉज़ चेंज होते रहते नहीं, ज़िंदगी ऐसे ही है जी। बिज़नेस और मसरूफ़ियत दोनों हैं। जी, चीज़ें। जी, और जी। अ, टाइम निकालना बिल्कुल मुश्किल होता है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। आपका, बहुत मशकूर हैं कि आप आए। तो नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, एक छोटा-सा डिस्क्लेमर जो कि बहुत ज़रूरी है, और उसमें ये भी है कि कल को कोई
आ जाए कनाडा में और उसको जॉब ना मिले या कुछ और प्रॉब्लम हो और आके वो मेरा गिरबान पकड़े या हैदर टीवी को कि चलो जी कोर्ट चलें। तो उससे बचने के लिए डिस्क्लेमर मैं ये दे दूँ कि ये प्रोग्राम एक जनरल पब्लिक के लिए जनरल इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड है, इन ऑल गुड फेथ। तो बिल्कुल। वकार भाई भी उसको सेकंड करेंगे और उसमें मेरी पर्सनली एज़ फरहान हैदर और हैदर टीवी की कोई लायबिलिटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और इसी तरह से मेरे ख़्याल में वकार भाई भी कुछ ऐसा डिस्क्लेमर देंगे अपनी तरफ से। लेकिन क्योंकि जी, आज का बिल्कुल। प्रोग्राम वकार भाई की तरफ से स्पॉन्सर्ड है, तो आप अगर उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना चाहें इस सिलसिले में, तो उनके नंबर स्क्रीन पे बिल्कुल इस वक़्त नज़र आ रहे होंगे आपको। आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और कॉल इन करने के लिए बिल्कुल यहाँ पे अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए किसी चीज़ की, किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए आप प्रोग्राम में व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं और वो नंबर होगा +1 778 986 3204। तो जो भी कोई अदर देन कनाडा, आउट ऑफ कनाडा कॉल करना चाह रहा है, वो कॉल कर सकता है +1 778 986 3204 पे। और वक़ार भाई की जो कंपनी की इन्फॉर्मेशन है, वो भी आपको इस वक़्त स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी और आप उसके साथ उनके साथ जो है उस कॉन्टैक्ट नंबर्स पे राब्ता कर सकते हैं। तो वकार भाई प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले प्लीज़ आप एक छोटा-सा ओवरव्यू दे दें कि कनाडा की जो इमिग्रेशन है, उसके अंदर क्या-क्या, कौन-कौन सी कैटेगरीज़ हैं? किस तरीके से हम उसको डिवाइड करते हैं और फिर ईच कैटेगरी को हम थोड़ा-थोड़ा जो एक्सप्लेन कर देंगे और उसके अंदर फिर जैसे-जैसे अगर कोई क्वेश्चन्स आते हैं हमारे नाज़रीन की तरफ से तो वो और अदरवाइज़ फिर मैं हाज़िर हूँ सवाल पूछने के लिए। उसको ठीक। एक्सप्लेन कर देंगे। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, देखिए फरहान भाई, शुरुआत यहाँ से करते हैं, जिस तरह से आपने कहा कि डिसीज़न्स ज़िंदगी के अंदर लेना एक बहुत बड़ी बात होती है बिल्कुल। और चाहे वो देर-पा डिसीज़न हो, चाहे वो बहुत छोटी डिसीज़न हो। एक वाक़ई में बहुत ही अहम फ़ैसला है और सब चीज़ें हैं। अगर हम इसको अपने इस्लामी नज़रिए से देखें, इमिग्रेशन कह लें या माइग्रेशन कह लें या नक़्ल-मकानी कह लें या हिजरत कह लें, हिजरत कह तो लें। ये तो सीरत-ए-अंबिया है। और अपनी मुआशी बेहतरी के लिए, मुआशरती बेहतरी के लिए और अपनी खुशहाली के लिए लोगों ने हमेशा एक नक़्ल-मकानी की है, हिजरत की है, एक जगह से दूसरी जगह गए हैं। जहाँ तक ताल्लुक कैनेडियन इमिग्रेशन का है, अगर मैं इसको बहुत ही ब्रॉड टर्म के अंदर क्लासिफ़ाई करता हूँ, अ, तो इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ़ 2 चीज़ें हैं, एक टेम्परेरी रेज़िडेंट्स हैं और परमानेंट रेज़िडेंट्स हैं। राइट। टेम्परेरी रेज़िडेंट्स के अंदर आपके विज़िटर्स आ गए, जिसको विज़िट वीज़ा कहते हैं। या फिर आपका सुपर वीज़ा जो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए है स्पेसिफिकली, या फिर आप स्टूडेंट वीज़ा कह लीजिए, स्टूडेंट परमिट्स आते हैं, वर्क वीज़ाज़ आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइज़ेशंस आती हैं जो स्पेसिफिक कंट्रीज़ के लिए हैं। हुँ, हुँ। और या फिर एक जो बहुत ही कम लोगों को शायद पता होगी और ये पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, ये मोस्टली जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है कनाडा का, जिसको कि वर्किंग हॉलिडेज़ कहा जाता है। राइट। तो ये टेम्परेरी रेज़िडेंट्स के अंदर आ जाएँ। उसके बाद फिर आपकी आ जाती है परमानेंट रेज़िडेंसी। हुँ, हुँ। परमानेंट रेज़िडेंसी के अंदर अ, नंबर 1 है आपकी एक्सप्रेस एंट्री। इस एक्सप्रेस एंट्री के अंदर भी काफ़ी चीज़ें हैं। नंबर 1 इसमें आपके फेडरल स्किल्ड वर्कर्स, जो बहुत मशहूर था एक ज़माने में कि जी फेडरल स्किल्ड वर्कर्स, जो ज़्यादातर हमारे इमिग्रेंट्स यहाँ पे आए हैं और आते हैं पाकिस्तान से ख़ास तौर पे। सही है। पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम जिसको कहते हैं हम। हाँ, वो फेडरल स्किल्ड वर्कर्स आ गए। उसके बाद है फेडरल ट्रेड्स वर्कर वर्कर्स। और फिर उसके बाद आपकी कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है या उन वर्कर्स के लिए है जो कनाडा के अंदर मौजूद हैं। या फिर जो जैसे कनाडा के अंदर डिफरेंट प्रोविंसेस हैं, हर प्रोविंस का एक नॉमिनेशन प्रोग्राम है, जिसकी बेसिस के ऊपर एक प्रोविंस नॉमिनेट करता है फेडरल गवर्नमेंट को कि हमें इस वर्कर की ज़रूरत है और ये हमारे लिए एक परमानेंट रेजिडेंट बनना हमारे प्रोविंस में रहेगा, हमें हमें इकोनॉमिकली बेनिफिट करेगा। तो ये
कैटेगरी इसी में आती है, परमानेंट रेजिडेंसी के अंडर एक्सप्रेस एंट्री के अंदर बीसी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है। तो उसमें जो और प्रोविंस उसमें 2 प्रोसेस होते हैं, लाइक पहले प्रोविंस जो है वो जी अप्रूव जी करता जी है तो और इसके रिकमेंड जी करता है फेडरल जी को। जी जी बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से है। पहले आप अपनी एप्लीकेशन देते हैं प्रोविंस को, प्रोविंस आपको हुँ, नॉमिनेट करता है। अच्छा, मोस्टली जितने भी स्किल्ड इमिग्रेंट्स हैं जो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के थ्रू होते हैं, दे आर मोस्टली एम्प्लॉयर ड्रिवन। एम्प्लॉयर ड्रिवन से मुराद ये है कि दे नीड टू हैव अ जॉब ऑफर फॉर ओह! दैट अच्छा। पर्टिकुलर, जैसे बीसी के अंदर है। हुँ, क्योंकि हम रहते बीसी के अंदर है, इसलिए ज़्यादातर बात मैं बीसी के हवाले से ही करूँगा, क्योंकि आई एम मोर कंफर्टेबल इन इट एंड सही, और जब जहाँ का इंसान रहने वाला होता है वहीं की बात ज़्यादा करना पसंद करता है। और आपने सही। माशाल्लाह पिक्चर भी इतनी अच्छी लगाई हुई है पीछे तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए मैं एग्ज़ैक्टली डराना नहीं चाह रहा एग्ज़ैक्टली लोगों को कि मैं पीछे वो स्लोप बिल्कुल, वो बिल्कुल, लगा देता माउंटेन्स तो लोग बिल्कुल। डर जाते कि यार यहाँ तो सर्दी बहुत है। बिल्कुल, और आखिर में इसके अंदर आती है आपकी बिज़नेस इमिग्रेशन। सही, तो अगर आप चाहेंगे तो हम एक-एक उसको लेके उसके अंदर डेप्थ से शुरू कर सकते हैं, या जिस तरह से आप बात करना शुरू करें, आप चाहें आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सही। और हाँ, फाइनली जो परमानेंट रेज़िडेंसी की आती है वो होती है फैमिली स्पॉन्सरशिप, जिसके अंदर स्पाउसल स्पॉन्सरशिप है। यानी मियाँ मतलब शौहर अपनी बीवी को या बीवी अपने शौहर को स्पॉन्सर कर सकता है, या फिर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की स्पॉन्सरशिप जो होती है, वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। सही। और बिज़नेस क्लास अगर कोई जी, आके बिज़नेस बिज़नेस इमिग्रेशन दैट्स एन अंडर परमानेंट रेज़िडेंसी एज़ वेल। परमानेंट रेज़िडेंसी में। जी, फेडरल देखिए कनाडा के अंदर जो है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स हैं। हुँ, अगर हुँ। मैं आपको समझाना शुरू करूँ, देयर इज़ अ फेडरल लेवल, देन देयर इज़ अ प्रोविंशियल लेवल, सही फिर है, म्युनिसिपल लेवल है, काउंसिल्स हैं उसके अंडर। तो जो फेडरल इमिग्रेशन के जो प्रोग्राम्स हैं, वो दे आर टोटली अंडर फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा। और जो हर प्रोविंस के अपने नॉमिनेशन प्रोग्राम है, दे दे कम अंडर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इटसेल्फ। हुँ, हुँ। तो जो बिजनेस इमिग्रेशन की हम अगर बात करते हैं तो फेडरल के तहत दो प्रोग्राम्स हैं। एक है इनका एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम, हुँ, हुँ। जो कि खास तौर से बनाया गया था फॉर फॉर द फार्मर्स। As of May 2020, the Canadian government has stopped taking any input intake in this program. सही। अच्छा, दूसरा जो इनका फेडरली रेगुलेटेड प्रोग्राम था वो है स्टार्टअप वीज़ा। हुँ, हुँ। उसकी जो एक मेन अहम रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं जो आपको स्पॉन्सर करने को तैयार हो जाती हैं, यू नीड अ स्पॉन्सरशिप लेटर विद देम। उसमें काफ़ी 1-2 जो मेरे दिमाग में आ रही हैं, एक एंजल ऑर्गेनाइज़ेशन है, एक बीडीसी है, वन ऑफ द कॉर्पोरेट ग्रुप्स। उससे एक आपको बेसिकली यू हैव टू एस्टैब्लिश अ बिज़नेस इन कोलैबोरेशन विद दोज़ कंपनीज़। और जो अगर आपका जो स्टेक है उसके अंदर, वो एटलीस्ट 50% तक का स्टेक होना चाहिए उस बिज़नेस के अंदर। मतलब हुँ, हाफ इन्वेस्टमेंट आपकी होगी, हाफ इन्वेस्टमेंट उस इदारे की होगी। पार्टनर की ओके। जी, उस पार्टनर्स की होगी। तो इस तरह से ये एक बिज़नेस इमिग्रेशन अप्लाई की जा सकती है। तो उसमें कुछ ऐसा भी सिलसिला होता है कि अगर कोई चाहे कि ओके मेरे पास इतने पैसे हैं और आई वांट टू इन्वेस्ट एंड ही कम्स इन एंड बाय सम हाउस और एनीथिंग लाइक कुछ इस किस्म की चीज़ या कोई जी, चलता हुआ जैसे कोई गैस स्टेशन बाय कर लिया या कोई स्टोर बाय कर लिया उसके अंदर इन्वेस्टमेंट। जी। ये जो प्रोग्राम जो हम बात कर रहे हैं, आपने जो जिसका किया वो फेडरल के अंडर नहीं आता। दिस अच्छा, कम्स अंडर द प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। ओके। अच्छा, उसकी भी हर प्रोविंस की एक सेपरेट रिक्वायरमेंट है। हुँ, हुँ। जहाँ तक परचेज़ का ताल्लुक है, उसमें घर तो डेफ़िनिटली नहीं हो सकता कि आप सिर्फ़ एक घर खरीद लें। जैसे यूएस के अंदर है कि 500,000 की आपने कहीं पे भी किसी हाँ, तरीके हाँ। से इन्वेस्टमेंट कर दी, यूएस के अंदर आपने घर ले लिया। जो आई एम नॉट अ यूएस कंसल्टेंट, तो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्ज़ाम्पल, डोंट कोट माय वर्ड्स एनीवेयर प्लीज़। तो आपने वो आपको वहाँ पे यहाँ पे इस तरह से नहीं है। इसके अंदर होता ये है, मैं आपको फिर बीसी से ही अपनी जो है वो एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। हुँ, अब जैसे हुँ। बीसी प्रोवेंशन नॉमिनी प्रोग्राम के अंदर जो एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम है इनका, उसके अंदर 2 तरीके से इन्होंने उसको डिवाइड किया है। एक है एंटरप्रेन्योरशिप विद इन द जीवीआरडी, और एक है एंटरप्रेन्योरशिप विद इन
within the regional sectors of British Columbia. सही। अच्छा, अब इसकी जो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो बिल्कुल ही मिनिमम है कि जी आपकी नेटवर्थ जो है, इंक्लूडिंग liquid and properties and liquid assets and properties and everything, your net worth has to be at least $600,000 if you are planning to invest within the GVRD area. And if you're planning to invest outside of the GVRD area, then your net worth has to be $300,000. और उसके अंदर फिर जो इन्वेस्टमेंट है वो भी थोड़ी कम है कि अगर आप GVRD एरिया के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपके पास $3 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको। आप आउटसाइड करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर $150,000 की मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, होता ये है कि सिर्फ पैसे देके अब इमिग्रेशन नहीं मिलती है, होता ये है कि आपको एक बिजनेस प्लान BC गवर्नमेंट को देना पड़ता है। उस बिजनेस प्लान के अंदर यू हैव टू शो हाउ यू गोना इन्वेस्ट द मनी। अगर वो बिजनेस प्लान आपका अप्रूव हो जाता है, then the BC government gives you the nomination. With that nomination, you can apply to the federal government and they will give you a work permit for 2 years. अच्छा। उस 2 years के अंदर जो आपने बिजनेस प्लान दिया था गवर्नमेंट को, वो बिजनेस प्लान आपको ले आउट करना है। And if you are successful at the end of 2 years term, then you will get the permanent residency of Canada. It's not like कि आपने just पैसे दिए जी। एक जमाने में होता था, ये डेफिनेटली होता था कि जी आपने बिजनेस प्लान दिया अपना, आपका एक्सेप्ट हुआ, आपने पैसे दिखाए, इवन अगर आपने उसको फास्ट ट्रैक पे लेके जाना है तो किसी प्रोविंस के अंदर 100,000 150,000 आपने एक्स्ट्रा दे दिया, उन्होंने फटाफट आपको परमानेंट रेजिडेंसी दे दिया आपने। नहीं, इस तरह से नहीं होता। You have to give them a business plan, you have to work that out. You will get a 2 years work permit on that business plan, and after that 2 years work permit, if you are able to legitimize that business plan, आपने उसको उसमें ले आए, working condition में ले आए, then you will get a permanent residency in Canada. मतलब अब काम करके दिखाना पड़ता है। हाँ, आपने मेरे अल्फाज छीन लिए, काम करके दिखाना पड़ता है। सही बात है, दुरुस्त है। तो अभी जो पेंडेमिक चल रहा है, जो सिचुएशन चल रही है, उसमें कुछ इमिग्रेशन के जो केसेस थे, कुछ डिले हुए, कुछ रुके, कोई बैकलॉग लगा या केस सब कुछ स्मूथ चल रहा है? देखिए फरहान भाई, कैनेडियन इमिग्रेशन के केसेस रुके बिल्कुल भी नहीं इस पूरे पेंडेमिक। इस पेंडेमिक के अंदर कुछ भी नहीं रुका, प्रोसेस चलती रही। हाँ, ऐसे केसेस को उन्होंने प्रायोरिटाइज कर दिया, जैसे जो कैनेडियंस, लेट्स से अगर कोई परमानेंट रेजिडेंट है, वो पाकिस्तान में फंसा हुआ है और उसका PR एक्सपायर हुआ है, एंड इफ ही क्वालिफाइज टू कम टू कनाडा और वो अप्लाई करेगा, तो उन केसेस को उन्होंने प्रायोरिटाइज कर दिया। लेकिन इमिग्रेशन डेफिनेटली नहीं रुकी। इनफैक्ट अगर मैं स्किल्ड इमिग्रेशन की बात करूं, May 28 को लास्ट ड्रॉ हुआ है एक्सप्रेस एंट्री का, और उसके अंदर इन्होंने 3,500 इंडिविजुअल्स अप्रोक्सीमेटली उनको जो है वो इनविटेशन दिया है, और जो लास्ट स्कोर था वो 440 था मिनिमम स्कोर, जिसके ऊपर इन्होंने लास्ट कट ऑफ किया। तो डेफिनेटली इमिग्रेशन के ऊपर कोई होल्ड नहीं हुआ। और एक बात मैं बिल्कुल वाजे करना चाहूँगा सबके लिए कि कनाडा की जो इकोनॉमी है उसको डेफिनेटली इमिग्रेंट्स रन कर रहे हैं, और इमिग्रेशन के बगैर इस मुल्क का गुजारा नहीं, और अभी बहुत जगह है, ये तो बहुत लोग आ सकते हैं डेफिनेटली। हाँ, जैसे लास्ट ईयर मेरे ख्याल में पीछे ऑलमोस्ट 300,000 लोग आए, और अब का प्लान इनका 340,000 का कुछ प्लान दिया हुआ है अप्रोक्सीमेटली यही है। हमारे जो मिनिस्टर हैं उन्होंने, बल्कि अभी पिछले हफ्ते ही मैं सुन रहा था, जो न्यूज़ थी वो ये थी कि जी वी वुड नीड much more immigrants right after this pandemic to keep the economy moving for Canada. सही। तो अब थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं। जो आपने बताया टेम्पररी रेजिडेंट में, उसके अंदर फैमिली रेजिडेंस, जो फैमिली इमिग्रेशन आ जाती है, स्टूडेंट्स की आ जाती है, तो कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि उसके अंदर क्या-क्या ऑप्शन हो सकते हैं। जी, स्टूडेंट्स के लिए खासतौर से इस वक्त पाकिस्तान में और इंडिया के लिए फास्ट ट्रैक के ऊपर इन्होंने स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशंस लेना शुरू की थी, और उसको प्रोसेसिंग बहुत तेज़ी के साथ करना शुरू कर दिया।
हुँ, हुँ। In fact, within 31 days uh, जो है वो प्रोसेसिंग हो रही है। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए देखिए बहुत ही इट्स वन ऑफ वेरी वेरी सिंपलेस्ट थिंग, बहुत ही कुछ स्टेप्स हैं, अगर वो फॉलो कर लिए जाए तो इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम फॉर एनी स्टूडेंट सही। टू गेट अ वीज़ा। नंबर एक चीज़ जो मैं बहुत एम्फेसिस के साथ कहूँगा इज़ योर आइल्स, IELTS का एग्ज़ाम। सही। अगर कोई ये कहता है कि मैं कोई जादू की छड़ी घुमाऊँगा और आपको आइल्स के बगैर कनाडा में इमिग्रेशन या स्टूडेंट वीज़ा दिलवा दूँगा, तो फिर वैसे मैं इतना मैं मुश्किल भी नहीं है आईएलटीएस, लेकिन लोगों ने हवा बनाया हुआ है इसको कि वो बिल्कुल, बिल्कुल भाई, लोग देखिए सोचते मैं हैं कि एक बात ये आपसे कोई ये कहूँ ज़रिया है कि हाँ, आईएलटीएस के बगैर मैं कनाडा आ जाऊँ, कहीं एडमिशन ले नहीं, लूँ। नहीं, नहीं, ये मतलब आप यकीन करें, एट लीस्ट आई गेट 100 इंक्वायरीज़ एवरी वीक। हाँ, हाँ। एग्ज़ैक्टली यही सवाल जो आपने किया जी, बगैर आइल्स के हम किस तरह से कनाडा एज़ अ स्टूडेंट आ सकते हैं। अ, मैं आपसे एक बात सीधे-सीधी पूछूँगा, वो पाकिस्तान में रहते हुए अगर किसी को उर्दू ना आए तो फिर आप उसको क्या कहेंगे यार? आप मुझे ये समझाइए। तो सही। इसी तरह से कनाडा की 2 ऑफ़िशियल लैंग्वेजेज़ हैं, एक फ्रेंच है, एक इंग्लिश है। दोनों हाँ, में से हाँ। कोई एक तो आनी चाहिए डेफ़िनेटली, चाहे चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए, तो एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल। तो इसके अंदर ये है कि आप आइल्स करें, उसके बाद अपना एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑनलाइन। देयर आर यूनिवर्सिटीज़, देयर इज़ अ DLI लिस्ट, हुँ, डेज़िग्नेटेड हुँ। लर्निंग इंस्टीट्यूशंस हैं। जिसके लर्निंग डेज़िग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस क्या हैं? जिनको कैनेडियन गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लेके आने के लिए। सही। तो आप उस पे जाके अपना उस पे जस्ट लुक फॉर द प्रोग्राम, लुक फॉर द इंस्टीट्यूशन यू वांट टू टेक एडमिशन इनटू, हुँ, हुँ। और वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद यू हैव टू पे द प्रोसेसिंग फीस फॉर द एडमिशन। सही। Once you have done that, then you have to open up a GIC for $10,000 in one of हुँ, the हुँ। Canadian institutions. There's a list of Canadian institutions में जितने भी chartered banks हैं, mostly there's RBC, Scotia है, TD है, जितने भी chartered हैं उसके अंदर आप एक GIC खोल लीजिए $10,000 की। आपके पास proof of the payment होना चाहिए, and then you सही। have to pay your first year fee सेमेस्टर to the call नहीं, पूरे first साल year की? पूरे साल की सारा। फीस है। ओके, मैं इसमें थोड़ा गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा जहाँ तक ख़्याल है इट्स द फर्स्ट ईयर 2 सेमेस्टर्स की फीस होती है जो आपको पे करनी पड़ती है। ओके। वंस यू हैव पेड दैट, देन you apply for your study permit over the CIC website. हुँ, हुँ। But once again, my emphasis is you need to give the IELTS. आपको IELTS देना है। कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको बगैर IELTS के एडमिशन दे देंगे, लेकिन फिर उसके बाद आप कहीं न कहीं आके तो फँसेंगे यार IELTS के लिए। आपको फिर वर्क परमिट नहीं मिलेगा। अगर वर्क हाँ, परमिट भी मिल क्योंकि गया यहाँ से किसी फिर टाइम ज़ाया करेंगे, एग्ज़ैक्टली, यहाँ पे लैंग्वेज कोर्सेज़ एग्ज़ैक्टली, करेंगे तब एग्ज़ैक्टली, हाँ, एग्ज़ैक्टली। हाँ, आप नहीं, लैंग्वेज कोर्सेज़ करने के लिए भी फरहान भाई देयर हैज़ टू बी लाइक कैनेडियन जो बेंचमार्क है, इट्स अ बेंचमार्क 7 दैट इज़ एक्सेप्टेबल फॉर इमिग्रेशन। सही। और उस तक आने के लिए भी एटलीस्ट अगर बंदा वहाँ से 6 का बेंचमार्क ले 5 या 6 का बेंचमार्क नहीं लेके चलेगा तो यहाँ पे आके क्या सीख लेगा? मुझे हाँ, ऑब्वियसली हाँ, बेस तो होनी चाहिए इसकी। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। सही। हुँ, तो मैं जितने भी लोग सुन रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, उनसे यही कहूँगा कि प्लीज़ इससे मत भागें। आइल्स इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। हुँ, हुँ। अ, टेक द आइल्स एग्ज़ाम, और अगर कोई 1-2 महीने की क्लासेस आप पहले लें प्रिपरेशन के लिए आइल्स से पहले। भाई हमने ली थी जब हम कनाडा आए थे पहली दफ़ा, हमने क्लासेस लेके आइल्स दिया था। बिल्कुल और ऐसा ही है। एग्ज़ैक्टली, तो उसमें कोई वो नहीं है, किसी भी वक़्त के ऊपर आप कुछ नया सीख रहे हैं, इट्स नॉट अ हुँ, बिग डील। Once you have the acceptance letter from the university and you have uh, uh, paid your fees for this जी। हुँ, हुँ। for the term for the 1 year, then you can apply for the visit visa. अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि जो इनके डायरेक्ट स्ट्रीम है, जो मोस्टली आर एक्सेप्टेबल इज़ कि आपका 1 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए ओके, स्टडीज़ एजुकेशन स्टडीज़ के अंदर। के अच्छा, अंदर, 1 ओके। साल से ज़्यादा का गैप हो भी जाता है तो इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस दे डू एक्सेप्ट कि जी आप कोई एफिडेविट साइन करके दे रहे हैं या नोट लिख के दे रहे हैं कि जी मुझे पैसों की ज़रूरत थी या मैं ऊपर कर्ज़ा था, मुझे उतारना था। दे डू एक्सेप्ट इट वन्स हुँ, इन अ हुँ। व्हाइल।
बट द बेटर ऑप्शन इज कि आप एक साल के अंदर अंदर करें। अच्छा, और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है जो मैं बताना भूल गया, सॉरी, आई एम नॉट गोइंग स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि दिमाग से बोल रहा हूँ, थिंग्स आर गोइंग हैपेजिड, आई एम सॉरी। तो उसके अंदर ये है कि कम से कम एफएससी तो करना चाहिए आपको। मतलब एफएससी या सेकंड हायर सेकेंडरी जिसको कहते हैं, वो तो होना चाहिए। मैट्रिक के बाद आप नहीं अप्लाई कर सकते। हाँ, तीसरी चीज ये है कि अगर आपने ओ लेवल और ए लेवल्स किया हुआ है तो देन यू डोंट नीड आइल्स। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज डू जो है वो उसको आइल्स की रिक्वायरमेंट को जो है वो खत्म कर देती है। अगर ओ या ए लेवल, जी, ओ या ए लेवल्स किया हुआ है आपने। once you have applied for your इस सारी information के साथ आप apply करें student visa के लिए, it shouldn't be a problem. तो आप समझते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई करना मतलब इजी है आइल्स के बाद, या जो यार मैं नो इसकी तो एप्लीकेशन ही ऑनलाइन जाती है, डायरेक्ट स्ट्रीम की एप्लीकेशन ही ऑनलाइन जाती है, पेपर एप्लीकेशन जाती ही नहीं है। नहीं, आई मीन कंसल्टेंट्स के पास जाना। और भाई देखिए, देयर इज अ लिटिल बिट, आई अंडरस्टैंड, देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ वर्क अराउंड एवरीथिंग। थोड़ी सी मेहनत हर एक को करनी पड़ती है। अगर आपके पास आइल्स है, यू हैव द रिक्वायर्ड फंड्स, और आपके पास एजुकेशन है एटलीस्ट एफएससी लेवल तक की या हाई स्कूल लेवल तक की, तो आपको किसी कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। और फिर मैं एक दफा कहूँगा, अगर कोई बात ये कर रहा है कि मैं बगैर आइल्स के आपका एडमिशन करवा दूंगा, भाई हो तो सकता है एडमिशन वंस अगेन, बट देन अगेन द थिंग इज आप कहीं ना कहीं आके फंसेंगे। आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, चले वर्क परमिट भी मिल गया, आप फिर दोबारा जब यहाँ पे कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास या फिर पीएनपी के थ्रू अगर आप एप्लीकेशन अपनी इमिग्रेशन के लिए डालने की कोशिश करेंगे परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, आप फिर फंस जाएंगे, फिर आपको आइल्स की जरूरत है, आप कहाँ तक बच के जाएंगे, वही बात। चले, ये तो हो गया एक सिलसिला। अभी हमारे पास एक कॉल है, तो कॉलर ले लेते हैं। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? दिस इज उम्मे फरवा फ्रॉम लाहौर। जी वकार भाई, आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आ रही है। जी जी बहन, प्लीज बताएं आपका क्या सवाल है। ओके, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने एमफिल कंप्लीट किया है अपना लाहौर से ही, और राइट नाउ आई एम मैरिड एंड आई हैव अ सन, और आई वांट टू अप्लाई फॉर पीएचडी फॉर कनाडा। ओके, so what is the procedure that I can proceed? कि I can मतलब live with my family also, और मैं पीएचडी करना चाहती हूँ कनाडा से। पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहिए जी। ओके, चलें इसका पूछते हैं जी। थैंक यू वेरी मच। ओके, अच्छा फरहान भाई, इसके अंदर आप सॉरी वंस अगेन दिस इज अ लिटिल बिट केस स्पेसिफिक, बट स्टिल अब मुझे ये नहीं पता कि बहन ने एमफिल का है, इन्होंने एमफिल किया है उन्होंने ऑलरेडी, और वो करना चाह रही हैं पीएचडी में एडमिशन। तो थोड़ा बस ये गाइड कर दें कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में वो कर सकती हैं, और फिर उसमें क्या वो अपने जो स्पाउस है उनके, और मतलब उनकी जो इमीडिएट फैमिली है उसको वो स्पॉन्सर कर सकती जी हैं। मैं आपको बता देता हूँ ये एक चीज शी वांट्स टू हैव हर फैमिली विद हर एज वेल। ओके, ये बहुत ही वक्त के ऊपर सवाल आ गया, वरना तो ये मैं भूल जाता। और दिस इज गुड दैट शी आस्क्ड एट दिस पॉइंट। देखिए, इसके अंदर ये है कि जो यूनिवर्सिटीज हैं, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया है, शी कैन लुक इनटू दैट। यूबीसी है, यूबीसी है, यूनिवर्सिटी यूएफटी है, यूविक है, दिस ट्रिनिटी वेस्ट है मेरे ख्याल से। ट्रिनिटी वेस्ट की लिस्ट तो मिल जाएगी, वो तो उनको वो आप ले सकते हैं। अच्छा, जहां तक सवाल है, क्योंकि दिस इज वेरी स्पेसिफिक, आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने एमफिल किस उसमें किया हुआ है और फिर उसके बाद पीएचडी किस चीज में करना चाह रही हैं, सो मैं इस पे नहीं कर सकता। जहाँ से उनको यूनिवर्सिटीज की डिटेल मिल जाए, मतलब सीआईसी की वेबसाइट पे बिल्कुल है, बिल्कुल cic.gc.ca के ऊपर DLI अगर आप सर्च करें, DLI डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस, DLI, ओके, यस, उसके ऊपर सारी लिस्ट आ जाएगी आपको। यू विल हैव एवरीथिंग राइट ओवर देयर। जो दूसरा इनका सवाल था कि वो फैमिली को साथ लेके आना चाह रही हैं, तो one of the beautiful thing about Canadian immigration is if you are doing a postgraduate program from Canada, or and you are on a study permit,
आपके जो स्पाउस हैं, ही इज एलिजिबल फॉर एन ओपन वर्क परमिट, एंड जो आपके बच्चे हैं, दे आर एलिजिबल फॉर एन ओपन स्टडी परमिट। अच्छा। जी, so definitely if she gets an admission, she gets the study permit, her husband definitely can accompany her, the kids can accompany her as well and can study here, तो no issues ये with। ये जो वीजा प्रोसेस होगा ये एज फैमिली वीजा प्रोसेस होगा या इंडिविजुअल इनका पहले और फिर उसके बाद वो कैसे किस तरीके से प्रोसेस होगा वीजा? जो प्रोसेसिंग होती है आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप जब उनका स्टडी वो आ जाए इनके पास, दे कैन सेंड द होल एप्लीकेशन फॉर द होल फैमिली टुगेदर, या फिर अगर ये पहले आ जाए उसके बाद उनको विजिट वीजा पे यहाँ पे बुला लें और फिर विजिट वीजा कन्वर्ट हो जाएगा। जब एट द पोर्ट ऑफ एंट्री जब इमिग्रेशन से थ्रू हो रहे होंगे वहाँ पे बता दें कि जी हमारी वाइफ जो है यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर, दे नीड टू हैव हर क्रेडेंशियल्स के जी वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर इस प्रोग्राम में रजिस्टर्ड है, दिस इज द कॉपी ऑफ हर study permit. So I need the spouse can request an open work permit and that will be of the equal duration, जिस जितनी duration का उनका study permit है, और बच्चों को वहीं पे जी बच्चों को वहीं पे study permit मिल जाएगा, वहीं पोर्ट ऑफ एंट्री पे ये कर देंगे। पोर्ट ऑफ एंट्री पे मिल जाएगा। बहुत जबरदस्त। ये तो जी सुनने वाले हमारे नाजरीन जितने भी हैं, स्पेशली जो हायर एजुकेशन में अपनी स्टडीज कंटिन्यू करना चाह रहे हैं यहाँ पे, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम लाइक बैचलर्स, मास्टर्स। अच्छा, बैचलर्स से शुरू हो जाता है, बैचलर्स से शुरू हो जाता है। अच्छा, बैचलर्स, हाँ, मास्टर्स, बैचलर्स की जी 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 उसके वो अंदर सब लोग जो हैं वो विद फैमिली आ सकते हैं जी यहाँ पे, और जी बिल्कुल। उनके जो भी स्पाउसेस हैं दे विल गेट ओपन वर्क परमिट, so they can work, or even for your own program there are different grants and different scholarships available जो आप देख सकते हैं ऑनलाइन। मेरे ख्याल में उसकी डिटेल्स भी अवेलेबल होंगी, और यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी जिसमें आप का एडमिशन होगा डेफिनेटली वहाँ पे, और फिर ऑन कैंपस जॉब्स अवेलेबल होती हैं, और लाइक यू कैन स्टडी एंड यू कैन मेक मनी एज वेल। और जैसा कि अख्तर भाई ने बताया कि फरहान भाई I'm sorry to cut you off। अच्छा, हाँ, I'm so sorry to cut you off ना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं आप। जो ग्रांट्स और वो है वो फरहान भाई कह रहे हैं, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं, एक बात आपको बिल्कुल क्लैरिफाई कर दूं, इट्स ऑलवेज गुड कि आप चीज़ों को क्लैरिफाई कर दिया करते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल जो सही बात है वो ये कि यू कैन स्टिल वर्क विद अ स्टडी परमिट, but the maximum number of hours that you can work here in Canada with a study permit is only 20 per week. You cannot work more than 20. That's off campus. बिल्कुल बिल्कुल yes. सही सही। क्योंकि मैं आगे बताने जा रहा था, क्योंकि स्टूडेंट वीजे के ऊपर ऑब्वियसली 20 आवर्स से ज्यादा अलाउ नहीं होता है। एग्जैक्टली मैं इस वजह से इधर आपको रोक लिया क्योंकि अभी बहुत ही रिसेंटली बहुत सारे इस तरह के केसेस सामने आए हैं जिसमें स्टूडेंट्स को ये उम्मीद दिला के लाया गया कि जी तुम्हें तो वर्क परमिट भी मिल जाएगा, स्टडी परमिट भी मिल जाएगा, चलो कनाडा और ये हो जाए। वी डोंट वांट टू मिसगाइड एनीवन, जस्ट हाँ बिल्कुल। लेकिन इसकी अच्छी चीज ये है ना कि आपके स्पाउस को फुल बिल्कुल 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 ही कैन वर्क फुल टाइम, ही और शी कैन वर्क फुल टाइम। बिल्कुल डेफिनेटली देखेंगे। चलिए, उम्मीद है जी कि ये इस क्वेश्चन का काफी डिटेल में जवाब मिल गया। अभी एक और कॉल आ गई है हमारे पास, एक्चुअली 2-3 कॉल्स लाइन पे हैं। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन सा आप कहाँ से? जी नवीद बात कर रहा हूँ गुजरावाला से। इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूँ कि ये कैनेडियन जो एक मिनट जी, एक मिनट, सॉरी वो कॉल ड्रॉप हो गई। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? जी मैं ताबिंदा नवीद बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ, और मैंने आपसे पूछना ये था कि अगर मैं इमिग्रेशन अप्लाई करती हूँ वहाँ पे, तो क्या मेरी यहाँ की डिग्री जो है वहाँ पे वैलिड है? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। जी ठीक है जी। जी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का कोर्स है, ये 4 इयर्स का कोर्स है। राइट जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, अभी पूछ लेते हैं और ये अगली कॉल भी ले लें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, नवीद बात कर रहा हूँ, मैं प्रोग्राम आपका देख रहा हूँ। तो मैंने इंफॉर्मेशन लेनी थी कि बिजनेस वीजा अप्लाई करने के लिए जो है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है आपकी? बिजनेस वीजा फॉर कनाडा,
जी, ठीक है नवीद साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अभी इसका जवाब देते हैं, आप ओके, प्लीज़ प्रोग्राम देखते ओके। रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी, तो डिग्री इवैल्यूएशन वकार भाई। अच्छा जी, अ, डिग्री इवैल्यूएशन का जो है बहन का जो हमारी जी, सवाल था जी। कि डिग्री इवैल्यूएशन जो 4 इयर्स की डिग्री है हुँ, हुँ। दैट इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू अ 4 ईयर डिग्री इन कनाडा। अच्छा, अच्छा, ये जो काम है, ये सीआईसी जो है, जो कनाडा सिटीज़नशिप एंड इमिग्रेशन कनाडा, इवैल्यूएशन का काम जो है ना, उन्होंने थर्ड पार्टीज़ को आउटसोर्स किया हुआ है। अच्छा, There are different organizations that are doing that, जो आपकी डिग्रीज़ को इवैल्यूएट करते हैं, ख़ास तौर से इमिग्रेशन के लिए इवैल्यूएट करते हैं। सही। चंद नाम मैं आपको बता देता हूँ। देयर इज़ आईसीईएस, हुँ, हुँ। इंटरनेशनल क्रेडेंशियल एजुकेशनल सिस्टम्स के नाम से है। देयर इज़ वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम, WES, WES.org। ये मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ लोगों को, और उसकी वजह ये है कि दे आर वेरी फास्ट इन डूइंग इट। देयर इज़ ICAS, उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है। There are different institutes. Once again, I'll refer them to the Canadian website, cic.gc.ca, और सही। उसके अंदर क्रेडेंशियल ट्रांसफर अगर आप अपना सर्च करेंगे तो एक लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है। हुँ, हुँ। व्हाट यू नीड टू डू, खास तौर से अगर आप स्किल्ड इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, uh, तो उसके अंदर ये है कि यू जस्ट गो ऑन टू देयर वेबसाइट, क्रिएट एन अकाउंट, दे विल गिव यू अपना एक कोड दे देंगे वो आपको। And what you need to do then is basically you have to send in your transcripts and your degree which you need to evaluate, जो आप evaluate करवाना चाहते हैं उसको एक अपनी यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली रजिस्ट्रार के थ्रू सील्ड एनवेलप के अंदर उस कोड के साथ भेजें। सही। they will evaluate it and they'll let you know कि जी कितनी कितने साल की वो डिग्री मान रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट मान रहे हैं उसको, या डिप्लोमा मान रहे हैं, या सर्टिफिकेट मान रहे हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। सही। तो इसमें जो कोई फ़र्क पड़ता है, ये जो एचईसी रिकॉग्नाइज़्ड और जो दूसरी हमारी प्राइवेट जो नॉट रिकॉग्नाइज़्ड हैं, जो कि अब हर गली मोहल्ले में खुली हुई हैं। अ, मतलब नहीं गली मतलब वो पैसे इतने चार्ज करते हैं, आई नो, मुझे खैर काफ़ी टाइम हो गया है हुए, लेकिन इवन उस वक़्त से ही हमारे ज़माने में जब हम लोग पढ़ रहे थे, उस वक़्त से ये ट्रेंड शुरू हो गया था कि हर दूसरी गली में जो है वो स्पेशली बिज़नेस एजुकेशन से रिलेटेड एमबीए कर लें और ये कर लें, वो आई कर लें। अंडरस्टैंड, आई तो अंडरस्टैंड। और जब बाद में बंदा निकलता है कॉलेज से 5 लाख 10 लाख दे के तो पता लगता है कि ये तो एचईसी से रिकॉग्नाइज़्ड ही नहीं है जी, ये आपके पास चीज़ इज़ डिग्री डिग्री रिकॉग्नाइज्ड कोई नहीं है। नहीं। इस पे पकौड़े रख के खाएँ आप। देखिए फरहान भाई, इसके अंदर सिलसिला ये है कि अगर जिस तरह से आप कॉलेजेस की बात करें, कराची का से है मेरा ताल्लुक, वहाँ पे भी थे काफ़ी कॉलेज इस तरह, ग्रीनविच था, और नाम नहीं पूरे से नहीं लेना चाह जी, जी, नाम रहा। जो नहीं है। कॉलेजेस हैं वो एक्चुअली होते हैं किसी न किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड। सही। अब जैसे मैंने ग्रीनविच का नाम ले लिया, तो ग्रीनविच जो एक कॉलेज था कराची के अंदर, वो था मेरे ख्याल से लंदन की किसी यूनिवर्सिटी से था, तो वो लंदन से उनको जो है डिग्री वो मिलती थी। सही। तो बेसिकली होगा ये कि एचईसी का तो इसके अंदर ज़्यादा मुदाखलत नहीं है, हुँ, क्योंकि हुँ। कैनेडियन इमिग्रेशन है। इस तरह नहीं है पाकिस्तान का हिसाब किताब कि जी एचईसी रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, लेकिन इट हैज़ टू बी थ्रू एन accredited या रेपुटेबल यूनिवर्सिटी, एंड दे हैव टू सेंड दोस थिंग्स आउट। मेरे पास आते हैं काफ़ी क्लाइंट पाकिस्तान से ज़्यादा, मेरे पास इंडिया के काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं, हाँ, हाँ। जिनके दे आर लाइक उन्होंने आइल्स किया हुआ है, आइल्स का स्कोर अच्छा है, उनका एक्सपीरियंस अच्छा है, एज भी बहुत अच्छी है हुँ, कि हुँ। अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉब्लम विद देम इज के वो रजिस्ट्रार, क्योंकि मैंने जो एक लफ्ज़ किया ना कि रजिस्ट्रार के सील्ड एनवेलप के थ्रू आपको भिजवानी है वो करवाने के लिए, एग्ज़ैक्टली, हाँ, तो एग्ज़ैक्टली। दैट्स समथिंग दैट नॉट एबल टू डू। So हाँ, just make sure that you have studied from an accredited. If you're applying for Canadian immigration as a skilled immigrant, make sure you have studied from a reputable university or college. कि evaluation कराने में आपको कोई problem ना हो। सही है। तो ये जो जो हमारी जो जो क्वेश्चन था हमारी जो यूनिवर्सिटी है ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, जी, ये तो मतलब अब देखिए एचईसी रिकॉग्नाइज्ड एज इज नहीं मानी जाएगी एज़ यहाँ इज़ पे, नहीं मानी जाएगी। एज इज नहीं मानी जाएगी। बहन के लिए जो ऑप्शन है वो ये है कि अपना जो क्रेडेंशियल्स हैं उसको evaluate करवा लें,
WES.org है या ICES है, जैसे मैंने कहा कि उससे evaluate करवा लें and then they will let you know कि आपकी डिग्री किस स्टैंडिंग पे पहुंची, लेकिन पूरे 4 साल की डिग्री नहीं, ये that's for sure नहीं होगी। ठीक है, तो अभी आई डोंट नो वो क्वेश्चन में अगर ये हो कि पता नहीं उनकी डिग्री कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, तो अगर इफ इट इज लाइक ऑनगोइंग प्रोग्राम, तो उसमें इफ शी वांट्स टू ट्रांसफर हर क्रेडिट्स, तो उस सिलसिले में क्या होगा? अगर वो ट्रांसफर कराना चाहती है, वंस अगेन मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी ऑफ नोवा स्कोशिया है जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कराती है, एंड दैट्स फॉर फैक्ट बिकॉज आई हैव सम फ्रेंड्स स्टडीइंग देयर। शी कैन अप्लाई विद देम एंड द रजिस्ट्रार, ये एकेडमिक लाइक जो आप बात कर रहे हैं, दिस इज नथिंग टू डू विद द इमिग्रेशन थिंग, इट इज समथिंग टू डू विद द एकेडमिक, तो वो उनसे रिज्यू कर सकती हैं, एंड देन दे विल इवैल्यूएट के वो अगर वो लेट्स से 4th ईयर करने के बाद if they are able to give them the admission in the 4th year or the 2nd year or the 3rd year, that's something they have to talk to the institution with. Unfortunately, it's nothing to do with the immigration at this point. वो अगर यूनिवर्सिटी उनको एक्सेप्ट कर लेती है, अगर वो यूनिवर्सिटी उनको एक्सेप्ट कर लेती है, या फिर मतलब यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन के लिए वो एक्सेप्ट होना चाह रही है, या फिर इसमें दो सवाल है, मतलब अपने मतलब क्रेडिट्स ट्रांसफर कर लेते हैं ना कि क्रेडिट ट्रांसफर कर लें अपना, लेट्स से 3rd ईयर करने के लिए या 2nd ईयर करने के लिए, that's something she has to talk to the admissions with the specific university. Unfortunately I cannot मैं इसके ऊपर जवाब दे नहीं सकता। ठीक वो बिजनेस वाला एक सवाल रहता है, और एक कॉल और होल्ड पे है, कॉल ले लें। बिस्मिल्लाह जिस तरह से। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी रज़ा नाम है मेरा, मैं कनाडा से बात कर रहा हूँ। जी पहले तो मैं जो है हैदर टीवी का जो है वो थैंक्स करूँगा कि वो इस तरह प्रोग्राम जो है वो चला रहे हैं, जो कि हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है और काफ़ी जो है ना वो नॉलेज जो है ना हम इससे जो है वो ले पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। दूसरा मेरा सवाल वकास साहब से ये है कि आई नो काफ़ी जो क्वेश्चंस मैंने सुने वो सारे स्टूडेंट्स से रिलेटेड है, लेकिन मेरा सवाल थोड़ा डिफरेंट है। वो ये है कि मेरे ब्रदर इन लॉ है, मैं कनाडा में तकरीबन 5 साल से हूँ। ब्रदर इन लॉ मेरे पाकिस्तान में होते हैं, प्रोफेशन ही इज अ लॉयर, और उनकी एज जो है वो ही इज लाइक 45। तो अगर जो है अगर मेरी वाइफ उनको स्पॉन्सर करना चाह रही है, या कोई ऐसी कोई चीज़ उनके लिए कोई कैटेगरी है जिसमें वो अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर इसका कोई जो है ना हमें वो क्लू मिल सके और किस तरीके से हम उसको फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं अगर प्रोसेस। मतलब 2 चीज़ें आ गई इसमें कि एक तो लॉयर जो है वो उसमें जो प्रोफेशनल की लिस्ट है उसके अंदर लॉयर हैं या नहीं है, और दूसरा ये कि अगर उनकी वाइफ एज भाई, अब इनके तो वो ब्रदर इन लॉ हुए ना, तो वो उनके ब्रदर हुए, तो अब वो पता नहीं इमिग्रेशन वाले इन लॉज को प्रेफर करते हैं या डायरेक्ट रिलेशन को, तो वो किसको अप्लाई करना चाहिए, वाइफ करें या ये खुद करें? और फिर तीसरी चीज़ ये कि अदर देन दैट कौन सी कैटेगरी किसी और, अब क्योंकि स्टूडेंट के अंदर तो वो आ नहीं सकते हैं, या फिर ये उनको स्पॉन्सर करके बुलाएं, क्या करें? जी, तो पहले इस सवाल का इनका जवाब दे दें, हम वो क्वेश्चन वाइज चलते हैं। जी रज़ा भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इसका जवाब लेते हैं, आप प्लीज़ प्रोग्राम देखते रहें, आपका जवाब ज़रूर मिलेगा। थैंक यू। तो हमारा अगला क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन मुझे यहाँ से भी आया फेसबुक पे, और दूसरा क्वेश्चन क्या था जी? बिजनेस वीजा के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एप्लीकेशन नहीं, फेसबुक पे एक और क्वेश्चन, अच्छा एक तो मैक्सिमम एज क्या है जी स्टूडेंट वीजा अप्लाई करने के लिए? वो शायद आपने बताया कि इंटर करके, तो इंटर करने के बाद मैक्सिमम, तो देखें मैक्सिमम, इसका जवाब पहले दे दूं, इजाजत है आपकी या कुछ और पूछना? अच्छा ठीक है। देखिए मैक्सिमम एज तो कुछ भी नहीं है। अगर आप अपना जब आपने पाकिस्तान में या इंडिया में या कहीं और पे अपनी स्टडीज छोड़ी हैं, और उसके बाद से आप लेट्स से आपने काम करना शुरू कर दिया, और आप उसके बाद आप स्टूडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आप इफ यू आर एबल टू एक्सप्लेन के व्हाई इज देयर अ गैप इन बिटवीन द
the last time you went to this school and आप अब दोबारा जा रहे हैं, तो अगर आप उस गैप को एक्सप्लेन कर सकते हैं तो उसके लिए कोई मैक्सिमम वो नहीं है। 19 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, डेफिनेटली 40-45 तो नहीं हो सकती, मगर लेकिन अगर आप उस गैप को एक्सप्लेन कर सकते हैं तो आप देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन देयर इज नो मैक्सिमम कोई नहीं है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं वो वाला जो पहला क्वेश्चन था कि बिजनेस वीज़े के लिए कितनी जो है वो क्या प्रोसीजर है और कितनी इन्वेस्टमेंट दरकार है, और वो पीएनपी में या फेडरल में किस तरीके से अप्लाई करना है? थोड़ा-सा आपने किया, थोड़ा एक्सप्लेन उसको थोड़ा-सा और इस सवाल को जवाब कर दें। देखिए, इस वक्त जो बिजनेस एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट है, जो पहले था हमेशा से एक इन्वेस्टर प्रोग्राम हुआ करता था कनाडा का, जो अब नहीं होता। अगर उस हिसाब से हम चलें तो फिर देन वी ओनली हैव द प्रोविंशियल प्रोग्राम्स अवेलेबल, जिसके तहत हम बिजनेस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर जैसे मैंने आपसे बताया कि अगर हम बीसी के अंदर देखें तो जो मिनिमम नेटवर्थ है, इफ यू आर अप्लाइंग विद इन जीवीआरडी, अब जीवीआरडी को मैं डिस्क्राइब कर दूं, इट्स ग्रेटर वैंकूवर एरिया, और ये चलता है फ्रॉम वैंकूवर ऑल द वे अप टिल एबसफोर्ड। अच्छा जी, लेकिन इसके अंदर आप चिलवेक वगैरह होप तक शामिल कर लें तो जो डेफिनेशन है वो यहाँ तक है, लेकिन जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड लेट्स इंक्लूड ऑल द वे अप टिल होप। तो उसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस एक्वायर करना चाह रहे हैं या कोई बिजनेस अपना नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसके लिए है जी $600,000 की नेटवर्थ होनी चाहिए, जो कि तकरीबन आजकल के ज़माने में कितने पाकिस्तानी 6 करोड़ रुपए बनते हैं। हाँ, अप्रॉक्स 6 नहीं है, हाँ 1.20 का हुआ है आजकल, तो तकरीबन 6-6.25 करोड़। और उसकी जो इन्वेस्टमेंट जो आपने करनी है वो करनी है मिनिमम $300,000 की, $3 लाख की। तो आपका घर, पैसा, सारी चीज़ें मिला के आपकी नेटवर्थ जो है वो $6 लाख तक की होनी चाहिए। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये, इसके अंदर भी फिर इंग्लिश दोबारा रिक्वायर्ड है फरहान भाई। गो के जी CLB लेवल 4 है, लेकिन फिर भी इंग्लिश आइल्स देना पड़ेगा, उससे माजरत नहीं है अनफॉर्चुनेटली। इंग्लिश से जान नहीं छूट सकती अनफॉर्चुनेटली। और तीसरी चीज़ जो है एक, अगर आप ये हो गया, और उसके बाद जो है आपको वर्क परमिट मिलेगा, वही बिजनेस प्लान देना पड़ेगा, वर्क परमिट मिलेगा 2 साल के अंदर आपको अपना बिजनेस लेआउट करना है। वंस यू हैव डन दैट देन यू गेट द परमानेंट रेजिडेंसी। अगर हम रीजनल की तरफ चले जाते हैं तो उसके अंदर जो मिनिमम नेटवर्थ है, रीजनल से मुराद ये कि चिलवेक होप से आगे के एरियाज हैं, क्या नाम है, आप वैंकूवर आइलैंड पे चले जाएं, इधर क्या नाम है आपका, कलोना से आगे की साइड, और ये सारी जगहों पे। तो यहाँ पे जो मिनिमम नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट है वो 3 लाख है, और 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट है जो मिनिमम है। वंस अगेन CLB लेवल 4 इंग्लिश पे रिक्वायर्ड है यहाँ पे। आप अपना बिजनेस प्लान देंगे उसी तरह से। सस्कैचुअन के अंदर डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, और विनिपेग के अंदर वो सॉरी मैनिटोबा में डिफरेंट है, ओंटारियो के अंदर ऑल डिफरेंट है। अब ये एग्जैक्टली प्रोविंशियली डिफर करता है। फिर वंस अगेन मैं यही कहूँगा कि अगर किसी को मोर इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, या फिर मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है और उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी डेफिनेटली कैन हेल्प यू आउट, दैट्स व्हाट आई कैन से। सही, तो इसमें जनाब ये है जी इजी वीज़ा इमिग्रेशन सर्विसेज, वकार हसन, और इनका फ़ोन नंबर है +1 604 786 0181। ये आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। और आप कोई इंफॉर्मेशन जो है, वकार भाई अपना ईमेल भी दे दें, फैक्स का ज़माना आजकल कहाँ है? यार ईमेल जो है easyvisacanada@gmail.com। सो easyvisacanada@gmail.com। जी, यहाँ पे आप अपनी इंक्वायरीज जो हैं वो भेज सकते हैं वकार भाई को। अदरवाइज आप info@heather.tv इस पे भी ईमेल कर सकते हैं।
info@hyder.tv, लेकिन अब क्योंकि वो हमारे कंसल्टेंट सामने बैठे हैं, तो उनकी मौजूदगी में ईज़ी EASYVISA ईज़ी वीज़ा कनाडा CANADA @gmail.com इस पे आप ईमेल कर सकते हैं। और टेलीफोन नंबर फिर से मैं दोहरा देता हूँ, +1 604 786 0181। तो वकार हसन है जी, बड़े एक्सपीरियंस्ड हमारे भाई हैं। इनको कॉल करें, यकीनन आपको ये बहुत अच्छे तरीके से गाइड करेंगे और आपको कनाडा आने में पूरी मदद करेंगे। जी, फेसबुक पे एक और क्वेश्चन है वकार भाई। जी। When they will resume federal skilled worker jobs? draws, federal skilled worker draws। इसमें कोई क्या कुछ रुका हुआ है काम? नहीं, कुछ नहीं रुका हुआ। May 28 को मैंने जैसे पहले भी कहा था, May 28 को लास्ट ड्रॉ हुआ है। May 28 को लास्ट ड्रॉ हुआ है जी। जी, कोई और इन्फॉर्मेशन 3500 से ज़्यादा एप्लीकेशंस इन्होंने उसमें वो की हैं, और जो लास्ट कट ऑफ स्कोर था उसके अंदर वो 440 का था। 440 का स्कोर था जी लास्ट, जिसके ऊपर कट ऑफ हुआ है। 3500 एप्लीकेशंस जो हैं वो प्रोसेस हुई हैं। तो कोई इसमें ना तो होल्ड है ना डिले है, ये हो रहा है। तो ये है क्या चीज़ वकार भी, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ये 440। जी, मैं बता देता हूँ आपको। जो मैंने आपको बताया था जी, परमानेंट रेजिडेंसी के अंदर एक जो इन्होंने 3 प्रोग्राम्स को एक जगह कंबाइन कर दिया है, जिसको एक्सप्रेस एंट्री कहते हैं। इसके अंदर फेडरल स्किल्ड वर्कर्स हैं, फेडरल ट्रेड्स हैं, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है, और कुछ प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स भी हैं। इसमें होता ये है कि जैसे पहले जो स्कोरिंग सिस्टम था कनाडा का, वो 75 में से हुआ करता था। अब इन्होंने जो है इसको चेंज करके एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम बना दिया। इसमें जो कोर पॉइंट्स हैं वो 600 हैं, और एडिशनल पॉइंट 600 हैं। तो जो कोर पॉइंट्स हैं वो बेसिकली आर बेस्ड ऑन द एज, लेवल ऑफ एजुकेशन, ऑफिशियल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और वर्क एक्सपीरियंस। तो जो मैक्सिमम एज के पॉइंट्स हैं वो है 100, और जो लेवल ऑफ एजुकेशन के पॉइंट्स हैं वो हैं 140। जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस के प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स हैं वो 150 हैं, और वर्क एक्सपीरियंस। जी सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जो 150 पॉइंट्स है, यहाँ पे आइल्स अपना काम करता है। एग्जैक्टली देखिए, एग्जैक्टली। तो चूंकि पाकिस्तान में फ्रेंच नहीं बोली जाती, इस वजह से जो लैंग्वेज ऑफ चॉइस है दैट इज इंग्लिश। तो जो ओनली टेस्ट सिस्टम जो कनाडा की इमिग्रेशन के लिए माना जाता है इंटरनेशनली, देयर टू एक्चुअली। जो कैनेडियन है वो सेल्पिप कहलाता है, और जो इंटरनेशनल है दैट इज आइल्स, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। या फिर फ्रेंच के लिए टेफ है और TCF है। लेकिन चूंकि फ्रेंच इज नॉट अ वेरी रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज इन पाकिस्तान एंड इन इंडिया, सो आइल्स is the language of choice। इस वजह से 150 जो मैक्सिमम पॉइंट्स हैं वो CLB 7 से ऊपर, which constitutes an IELTS score of 7.5 and above in each category। IELTS जिस लोग इससे होंगे आशना होंगे कि IELTS के अंदर 4 स्किल्स हैं इंसान की जो टेस्ट की जाती हैं। There's speaking, writing, listening, reading। So हर exactly 7.5 से above that is considered as जो अच्छे पॉइंट्स के लिए जरूरी है। अच्छा, जो इनका सिस्टम है वो इस तरह से वर्क करता है, अगर आप अपनी ऑनलाइन प्रोफाइलिंग कर रहे हैं तो वो 6 के ऊपर आपको एक्सेप्ट कर लेगा, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करने देगा वो सिस्टम आपको। लेकिन आपके पॉइंट्स इतने नहीं होते कि आप ड्रॉ के लिए क्वालिफाई कर सकते। एग्जैक्टली। बेसिकली ये वही पॉइंट सिस्टम है जो हमारे जमाने में होता था जब जी बिल्कुल चेंज कर दिया। एग्जैक्टली। तो उसमें उसी तरह से वो आप बता रहे थे पॉइंट्स कैटेगरीज वो। जी, उसके अंदर फिर जो और जो वर्क एक्सपीरियंस है उसके पॉइंट्स हैं, फिर उसके बाद आपके स्पाउसल फैक्टर्स के पॉइंट्स है। अच्छा, स्पाउस के फैक्टर्स भी तीनों चीज़ों पे इवैल्यूएट होते हैं।
कि अगर आपकी स्पाउस ने इंग्लिश का एग्जाम दिया हुआ है, गो के उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम है, CLB लेवल 5 पे भी अच्छे पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो भी आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं। वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर है, उसकी एजुकेशन के ऊपर है। फिर उसके बाद जो और पॉइंट्स हैं वो हैं, अगर आपके पास जॉब ऑफर मौजूद है, यू गेट एक्स्ट्रा 200 पॉइंट्स। अगर आपके पास प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम मौजूद है, यू गेट एक्स्ट्रा 600 पॉइंट्स फॉर दैट। इफ यू हैव देखिए दिमाग से निकल गई थी। तो ये इस तरीके से ये चलता है। बट वंस अगेन जो मैंने बात की, जो लास्ट 440 पे कट ऑफ हुआ था, दिस वुड बी समबडी विदाउट अ जॉब ऑफर फ्रॉम कनाडा, और या फिर प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के बगैर हो। जी चले, ये तो हो गया। अच्छा, उसके बाद वो जो हमारे भाई ने सवाल किया अपने ब्रदर इन लॉ के बारे में। जी लॉयर हैं, 45 इयर्स एज है, एक्सपीरियंस है, तो इनकी जो वाइफ हैं वो भी जॉब करती हैं, तो उनका हम उसको अगर स्प्लिट कर लें थोड़ा सा सवाल को, कि क्या ये उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं या वो बेहतर है, या उनकी वाइफ अगर खुद एज अ ब्रदर उसको स्पॉन्सर करें। और सबसे पहली चीज़ तो ये है कि और दूसरी चीज़, अगर वो एज स्किल्ड वर्कर आना चाहें तो क्या वो लॉयर इस वक्त वो है उसमें जो प्रोफेशनल्स की लिस्ट है जो ये देते हैं? जी फरहान भाई, काफी सारे सवाल, एक ही सवाल में बहुत सारे सवाल हैं। अच्छा, पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ब्रदर्स या ब्रदर इन लॉ को आप स्पॉन्सर नहीं कर सकते, अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकते? नहीं कर अच्छा, सकते। चलें, ये तो दरवाज़ा ही बंद हो गया। आप उनको विजिट वीजे पे बुला सकते हैं, विजिट कर, अच्छा ठीक है। विजिट कर सकते हो आप, उनको एक इनविटेशन लेटर दे दीजिए, वो अपना ओनस उनके ऊपर है कि वो प्रूफ करें कि जी मैं वापस जाऊंगा एट द एंड ऑफ द स्टे, और उनका क्या वैलिड रीजन है आने का, फंड्स शो करें। वो एज अ टेम्पररी विजिटर वो डेफिनेटली आ सकते हैं यहाँ पे। सही। जो जो पॉइंट सिस्टम है, हम्म, unfortunately if he's 45 with his age he's not going to get any points for the age, he's going to get 0 points। अच्छा, जी जो कुछ चीजें जो मेरी समझ में आती हैं, once again it's a very specific question, और बहुत ही मतलब ये कि बहुत सारी चीजें जो मेरे लिए क्वेश्चन मार्क हैं। I don't know how much experience does he have, if he has done his English, if he has not done his English, उन्होंने अपनी डिग्री एवेलुएट कराई है, यहाँ पे करवाई है नहीं करवाई है, या फिर उनकी नेटवर्थ कितनी है, कितने पैसे हैं उनके पास कि उनको एज अ बिजनेस इमिग्रेंट लाया जा सकता है यहाँ पे या नहीं लेके आया जा सकता। सो वंस अगेन दिस इज अ वेरी मतलब ये कि एक बहुत ही केस स्पेसिफिक आपके लिए, आपके लिए केस। एग्जैक्टली हाँ, मतलब ये कि ये अनलेस एंड अनटिल आई हैव मोर इन्फॉर्मेशन आई कैन नॉट कमेंट और आई कैन नॉट सजेस्ट एनीथिंग कि मैं कुछ कर सकता हूँ या फिर कोई भी कुछ कर सकता है या फिर ये खुद कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो दिस इज राजा भाई, समथिंग आपके लिए फिर मशवरा यही कि आप डायरेक्ट राब्ता करें वकार भाई के साथ, तो उनके साथ अपनी सारी डिटेल्स शेयर करें, तो मेरे ख्याल में वो फिर आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से जी गाइड कर सकेंगे, कंसल्टेशन आपको दे सकते हैं, और उसके बाद फिर आप डिसाइड करें कि आप अपने केस प्रोसीड करना है या जो भी आपके दरमियान जो भी तय पाए। तो ये हो गया। अच्छा, तो अब जब तक हमारे पास अगली कॉल नहीं आती, मेरा ख्याल हमारे पास और कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं वो जो फैमिली स्पॉन्सरशिप, जो पेरेंट्स को जो स्पॉन्सर करते हैं, और वो उसके अंदर फिर आ जाता है वो कुछ 10 इयर्स के लिए शायद अलाउ करते हैं, और फिर उसमें कुछ इंश्योरेंस वगैरह बाय करनी पड़ती है, कुछ थोड़ा-सा वो एक्सप्लेन कर दें? जी बिल्कुल बिल्कुल। दो चीजें हैं फरहान भाई, एक है फैमिली स्पॉन्सरशिप और एक है सुपर वीजा। सुपर वीज़ा, एग्ज़ैक्टली, मैं सुपर वीजा ये सुपर वीजा टर्म भूल रहा था, मेरे ज़हन में नहीं आ रही। ठीक सुपर ठीक, वीज़ा। दैट्स नो प्रॉब्लम। अच्छा, जो सुपर वीजा है उसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, नंबर 1 यू हैव टू बी अ कैनेडियन सिटीजन और अ परमानेंट रेजिडेंट। ओके, अच्छा, आपके को एक स्पेसिफिक इनकम होनी चाहिए आपकी लास्ट ईयर की, अच्छा, which is more than the low income cutoff in Canada। और उसके अंदर यूजुअली होता ये कि it depends on the size of the family। ठीक है। मियाँ बीवी हैं, 2 पर्सन हैं, तो उनके लिए जो है वो तकरीबन समझ लें 28,000 की है या 30,000 की है, इसी तरह से। देयर इज अ टेबल अवेलेबल व्हिच हैज टू बी लुक्ड। तो
it depends on the number of family members कि कितने family members हैं, और उसके अगेंस्ट जो है उस इनकम ब्रैकेट के अंदर आपको फॉल करना होता है, जो एक लो इनकम कट ऑफ से ऊपर होना चाहिए डेफिनेटली, जो एट द एंड ऑफ द ईयर कनाडा के अंदर होता है। आप उसके अंदर अगर आप हैं, आप परमानेंट रेजिडेंट हैं या सिटीजन हैं, आप उससे ऊपर जाते हैं, प्लस आपको अपना रिलेशनशिप वो प्रूफ करना है, which is usually done with a birth certificate, उससे हो गया। उसके बाद आपको एक इंश्योरेंस खरीदनी पड़ती है। The reason for purchasing that insurance is because usually जो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स कनाडा में आ रहे हैं, उनकी एज ज़्यादा है, और एज ज़्यादा होने की वजह से they are more liable, बीमारियां होती हैं, उस चीज़ को कवर करने के लिए, एक लायबिलिटी से बचने के लिए, यू डेफिनेटली नीड टू हैव दैट इंश्योरेंस। आप वो इंश्योरेंस परचेज कर लें, अपने क्या नाम है, परमानेंट रेजिडेंसी या सिटीजनशिप का आपके पास प्रूफ होना चाहिए, और फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। इट इज़ गिवन अप टू 10 years टू द पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। अच्छा, इसके और जो एक नॉर्मल विजिट वीज़ा है, उसमें जो मेन डिफरेंस है वो सिर्फ इतना है कि विजिट वीज़ा के अंदर यू कैन स्टे अप टू 6 months इन वन गिवन पीरियड। जैसे आपने आज लैंड किया है कनाडा के अंदर, तो आप 6 months तक कनाडा में रह सकते हैं फ्रॉम टुडेज डेट। विद द सुपर वीज़ा इन वन स्टे यू कैन स्टे अप टू 2 years। तो आपने अगर आज लैंड किया है तो आप 2022 जून 5 तक कनाडा के अंदर रह सकते हैं। ये डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। ओके, ठीक है, तो ये हो गया सुपर वीज़ा। अब थोड़ा वो जो एक्सप्रेस एंट्री, अब स्टूडेंट्स हमने कवर कर लिए। टेम्परेरी रेजिडेंस में और क्या चीज़ें हैं उसमें? तो टेम्परेरी रेजिडेंस के अंदर आपके विजिटर्स हैं, उसमें आप बिजनेस की वजह से विजिटर्स आते हैं, या फिर इनविटेशंस के ऊपर आते हैं, फैमिली मेंबर्स आते हैं, वो हैं। अच्छा, दूसरी चीज स्टूडेंट्स हमने कर लिए थे। तीसरी चीज वर्क वीज़ा, आई गेस टेम्पररी रेजिडेंस के अंदर। अच्छा, टेम्पररी रेजिडेंसी के अंदर ये एक बहुत ही एक वंस अगेन इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट वी गेट ऑन अ डेली बेसिस। अभी आपने जिस दिन एडवर्टाइजमेंट लगाया उसी दिन मुझे किसी का मैसेज आया कि मुझे पता नहीं था आप इमिग्रेशन कंसल्टेंसी का काम करते हैं। मैंने कहा जी मैं करता हूँ। तो उनका छूटते ही सवाल ये था कि जी क्या वर्क वीज़ा अरेंज हो सकता है। अच्छा, वर्क वीज़ा के अंदर जो है मैं बहुत ही एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ बता दूं, दिस इज एम्प्लॉयर ड्रिवन। यू नीड टू हैव अ जॉब ऑफर फ्रॉम कनाडा। अच्छा, इट्स नॉट जस्ट दैट के जॉब ऑफर का एक कोई भी पीस ऑफ पेपर उठा के, जैसे मेरी कंपनी है यहाँ पे इजी वीज़ा इमिग्रेशन में, उसके ऊपर एक जॉब अपने लेटर हेड के अंदर लिख के दे दूं कि जी मैं इसको जॉब ऑफर कर रहा हूँ, ये जॉब ऑफर होगी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। देयर इज अ डिफरेंट डिपार्टमेंट इन कनाडा, इट्स कॉल्ड द सर्विस कनाडा, जो आपका सोशल इंश्योरेंस नंबर और ये सारी चीज़ें देती है। यू हैव टू अप्लाई फॉर एन LMIA, विच इज लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। ओके, ठीक है। उसमें आपको एम्प्लॉयर अप्लाई करता है? जी, एम्प्लॉयर अप्लाई करेगा, LMIA एम्प्लॉयर अप्लाई करेगा। उसमें जो प्रूफ करने की चीज़ होती है वो ये होती है कि जी मुझे 2 चीज़ें प्रूफ करनी होती है कि मैंने एक तो बहुत जोर शोर के साथ कोशिश की है कनाडा के अंदर इस पोजीशन को फिल करने के लिए, और मुझे कोई वर्कर नहीं मिल रहा, इसलिए मैं बाहर से एक वर्कर बुलाना चाह रहा हूँ यहाँ पे जो ये इस पोजीशन को फुलफिल करेगा। और व्हाट यू हैव टू प्रूव इज कि जो इम्पैक्ट होगा उस बाहर से वर्कर को बुलाने में, क्या वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा लेबर मार्केट के ऊपर या एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। मतलब ये कि अब एक कारपेंटर की दुकान है जिसको एक लेट्स से मैं बहुत ही मेरे सामने रखी हुई चेयर तो इसी की सामने चुनियोटी फर्नीचर हमारा पाकिस्तानी जो होता है उसके ऊपर जो कार्विंग होती है वो यहाँ पे हमें नहीं मिलता उस तरह की कार्विंग करने वाला। तो अगर मैं इस तरह के एक आदमी को पाकिस्तान से बुला के यहाँ पे काम दूंगा तो अगर वो 4 लोगों को और सिखाएगा ये काम करना तो फिर तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है लेबर मार्केट के ऊपर। इसकी वजह से जॉब्स भी बढ़ेंगी, तो डेफिनेटली इट्स अ गुड थिंग और ये हो सकता है। लेकिन अगर मैं ये देखूं कि जी मेरा एक स्टोर है जिसके लिए लेट्स से एक कन्वीनियंस स्टोर है जिसके लिए मुझे रेडली जॉब के ऊपर लोग अवेलेबल हैं और मैं
फिर भी बाहर से बंदा बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ तो नाइट गाय चाहिए exactly so you are वो basically तो taking away वो तो exactly नहीं करेंगे। हाँ, you're taking away job from a Canadian and then giving it away to फॉरेन foreign worker, so that is not acceptable. जब सही। LMIA अप्रूव हो जाता है उसके बाद यू अप्लाई फॉर अ वर्क वीजा। अच्छा, वर्क वीजा अप्लाई करने के अंदर ये भी मैं एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के अंदर, जो मैं डे टू डे बेसिस के ऊपर फेस करता हूँ, वो ये कि जी अगर लेबर मार्केट आ गया है तो जी वर्क वीजा तो अब लगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओनस एप्लीकेंट के ऊपर है कि वो प्रूफ करेगा कि जितने अरसे का उसको वर्क वीजा मिला है वो उसके बाद वापस अपनी कंट्री में जाएगा। सो ही हैज टू शो हिज इंटेंट और ही हैज टू मतलब इस तरीके से हर चीज लाइन अप हो कि बंदा आ रहा है तो वो वापस भी जाएगा। दैट हैज टू बी डन। एग्जैक्टली तो बेसिकली जो इंटेंशन आपकी एक विजिट वीजे के लिए होती है उतनी ओनस एक वर्कर के लिए भी है, इतना याद रखा जाए बात को। वी हैव टू प्रूव कि वो बंदा एट द एंड ऑफ द टर्म वापस जाएगा। once a work visa is issued then definitely people can come over here। अच्छा, इसके अंदर भी काफी चीजें होती हैं। इसके अंदर ये है कि नेशनल ऑक्यूपेंसी कैटेगरीज है, एनओसी लेवल्स जिनको कहते हैं। ओ, ए या बी कैटेगरी, ओ के अंदर मैनेजरियल पोजीशंस आती हैं, ए के अंदर आपकी प्रोफेशनल्स आते हैं लाइक लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, और बी के अंदर आपके ट्रेड्समैन आते हैं लाइक कारपेंटर्स, टेक्नीशियंस, वेल्डर्स एक्सेट्रा। तो इन वर्क परमिट्स का प्रोस्पेक्टिव हो सकता है कि आप परमानेंट रेजिडेंट हो जाएं, बट एनीबडी हु इज गेटिंग अ जॉब ऑफर व्हिच इज इन अ सी कैटेगरी लोअर देन ओ, ए और बी, उसका परमानेंट रेजिडेंट होना एक बहुत ही मुश्किल बात है और मेरा ख्याल है अभी तक तो नामुमकिन बात है। जी, तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। बहुत से ऐसे भी मैं मतलब लोगों से मिलता हूँ कि जो लेट्स से फार्म वर्कर के वीज़ास के ऊपर आए हैं, उनसे प्रॉमिस किया गया है कि जी इतने पैसे दे दीजिए तो हम आपको परमानेंट रेजिडेंट भी करा दें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस कैन नॉट हैपन बिकॉज इट्स अ लो कैटेगरी जॉब और इसके थ्रू जो है वो हो नहीं सकता। जी, तो बेहतर ये है कि आप किसी भी कंसल्टेंट को हायर करने से पहले या उसके साथ कुछ भी मतलब मॉनेटरी या पैसों का मामला करने से पहले चीज़ों को इन डिटेल देख लें कि वो जो क्लेम कर रहे हैं वो हो भी सकता है या नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा ही है भाई कि कोई भी हो, एग्जैक्टली कोई भी हो, उसमें चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, डबल चेक जरूर करें चीजों को एक दफा कि वैसे भी इंफॉर्मेशन जो है वो काफ़ी अवेलेबल है। जो हमारी कैनेडियन वेबसाइट है cic.gc.ca, उसमें काफ़ी सारी चीज़ों को बहुत आसान करके एक्सप्लेन किया गया किस तरीके से। जैसे अभी वकार भाई ने खुद कहा है कि फॉर स्टूडेंट्स इट्स वेरी इजी कि वो वहाँ पे जाएं और देखें और सारा कुछ उसके अंदर किस तरीके से कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन से रिसोर्सेज वहाँ पे दिए हुए हैं, वहाँ से यूनिवर्सिटीज़ आप सिलेक्ट करें और वहाँ पे अप्लाई करें एंड देन यू कैन जस्ट अप्लाई फॉर द वीज़ा। तो बाकी जो चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, जैसे या अब ये परमानेंट रेजिडेंट से रिलेटेड है या फैमिली स्पॉन्सरशिप है या बिजनेस रिलेटेड है, उसके लिए डेफिनेटली आपको अगर कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ती है तो आप राब्ता करें इजी वीज़ा इमिग्रेशन वकार हसन, और उनका फ़ोन नंबर आपके पास स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा जी, और ईमेल एड्रेस है easyvisacanada@gmail.com। अच्छा जी, तो अब चलते हैं एक्सप्रेस एंट्री की तरफ। एक्सप्रेस एंट्री में तो थोड़ा-सा बल्कि आपने एक्सप्लेन कर दिया, एक क्वेश्चन भी आ गया हमारे पास और उससे पहले भी आपने बता दिया वो जो पॉइंट सिस्टम वाला स्किल्ड वर्कर कैटेगरी वो है। जी, स्किल वर्कर है। फिर उसमें फेडरल एक्सप्रेस एंट्री के अंदर ही फेडरल ट्रेड्स हैं। अच्छा, फेडरल स्किल्ड में और ट्रेड में वंस अगेन डिफरेंसेस कि फेडरल स्किल्ड के अंदर जो है कैटेगरीज ओ और ए है इंक्लूडेड। ओ में मैनेजरियल पोजीशंस हैं, ए के अंदर ओ में मैनेजरियल पोजीशंस हैं, ए के अंदर जो है वो आपकी प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स एक्सेट्रा। जी, ये स्किल के अंदर है। और बी के अंदर जो है वो आपकी ट्रेड्स कैटेगरी होती है। अच्छा, बी जो कैटेगरी है जो फेडरल ट्रेड्स है, दैट्स अगेन एम्प्लॉयर ड्रिवन। यू नीड अ जॉब ऑफर फ्रॉम कनाडा एज वेल एज जो CLB लेवल है, इंग्लिश का लेवल वो थोड़ा लोअर है। वहाँ पे 7 है CLB 7, यहाँ पे 5
एक्सेप्ट हो जाता है, 5 एक्सेप्ट हो जाता है ट्रेड्स की जो कैटेगरी है। उसके अलावा दोनों के अंदर वंस अगेन अगर आपके पास जॉब ऑफर है और आप ने अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी की हुई हैं, बाकी सारी मतलब आपके एज के पॉइंट्स बन रहे हैं, तो इट्स अ पूल. You put your application in it. It allows you to create a profile. आप उसके अंदर अपनी एप्लीकेशन डालते हैं और हर महीने एटलीस्ट वंस अ मंथ, कभी कभी 2 दफा भी होता है, एटलीस्ट वंस अ मंथ एक ड्रॉ होता है और उस ड्रॉ के अंदर जो फ्रॉम द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पॉइंट्स अप अंटिल जितनी एप्लीकेशन उन्होंने उठानी होती है, जैसे लास्ट टाइम इन्होंने 3500 उठाई हैं, उससे पहले 4500 के करीब ली थी एप्लीकेशंस, जितनी एप्लीकेशंस होती हैं वहाँ तक होता है, उस लास्ट कट ऑफ तक वो एप्लीकेशंस पुल आउट कर लेते हैं और फिर जो आपने अगर अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है तो वो नेक्स्ट ड्रॉ की तरफ चली जाती है। और फिर उस ड्रॉ के अंदर दोबारा एक नया पॉइंट्स का वो जो होता है कि कितने पे कट ऑफ होना है, वो उस ड्रॉ के लिए होता है कि लेट्स से अगर जो फर्स्ट 3500 मुझे एप्लीकेंट्स उठाने, तो अगर इस ड्रॉ में वो 440 पे हुआ है तो जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट वन भी 440 के ऊपर ही कट ऑफ हो सकता है वो 480 पे हो रहा हो नेक्स्ट वन जो ड्रॉ है, या हो सकता है 410 के ऊपर हो रहा हो, तो इट डिपेंड्स कि कितना है। और अगर कहीं मैं एक बात और बता दूं, लोगों के अंदर जो मिसकंसेप्शन है कि लोग कहते हैं जी मेरा भी तो 470 बन रहा है, होता ये है कि अगर 2 लोगों का एक सा स्कोर आ रहा है, जैसे 472 का होगा और 3500 एप्लीकेशन में एक ही इंक्लूड हो सकती है, तो फिर उसको चांस दिया जाएगा जिसने एप्लीकेशन प्रोफाइल पहले बनाई पहले बनाई। ये अच्छा, होता है। इसमें क्वेश्चन मेरा ये है कि जो 3500 जैसे उन्होंने सिलेक्ट कर ली, तो अब जो एप्लीकेशन आपकी गई हुई है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पूल में चली जाएगी? नहीं, वो होता ये है कि जब ये आपको पुल आउट करते हैं उसके बाद आपको इन्विटेशंस इशू होते हैं और उस इन्विटेशन के थ्रू फिर अब आपकी जो है पूरी पेपर का पुलंदा जो होता है वो जाता है। जैसे हम लोगों ने किया था ना एक जमाने में कि पूरी एप्लीकेशन भर के पूरे उसमें अब आपको सेटलमेंट फंड्स भी दिखाने, एजुकेशन भी दिखानी है, अपने इंग्लिश का स्कोर लगा के भेजना है, ये सारी चीजें पूरा वो भर के जाएगा। फिर से दोबारा जी, ये वो वहां पे जाएगा। उसके बाद फिर आपकी क्लियरेंसेस शुरू होंगी, पुलिस क्लियरेंस होगी, फिर मेडिकल आएगा, सो फॉर सो ऑन। लेकिन अच्छी बात ये कि अगर किसी का इन्विटेशन में नाम आ जाता है, आजकल की प्रोसेसिंग बहुत फास्ट है, विद इन 6 मंथ्स केसेस हो रहे हैं। तो ये इसका जो ये आपने जो बताया फेडरल ट्रेड, इसका और जो स्किल्ड वर्कर है, इन दोनों का ड्रॉ एट द सेम टाइम होता है? जी 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 दोनों का जी 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 बिल्कुल सही। अच्छा, ये दो तो इसके अंदर 3 सारे होते हैं, इसके अंदर सब इंक्लूडेड होते हैं, इसमें प्रोविंशियल नॉमिनीज भी होते हैं, इसके अंदर फेडरल स्किल वर्कर्स भी होते हैं, इसके अंदर फेडरल ट्रेड वर्कर्स भी होते हैं, और इसके अंदर कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास भी होती है इंक्लूड। सही, ठीक है। तो अच्छा, पीएनपी का जिक्र किया आपने, पीएनपी क्या है? पीएनपी इज द प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम। हर प्रोविंस का अपना एक जिस तरह से फेडरल कह रहा है कि जी हमें इमिग्रेंट्स की जरूरत है, हुआ ये कि फेडरल इमिग्रेशन के अंदर के ज्यादातर लोगों ने अर्बन एरियाज को चुना, जैसे माशाल्लाह से टोरंटो की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, इसी तरह से अब हम देख रहे हैं वैंकूवर के अंदर बिकॉज ऑफ द वेदर स्पेशली ज्यादातर लोग आने शुरू हो गए, यहाँ पे बसने शुरू हो गए। इसी तरह से अब जो ये छोटे प्रोविंसेस हैं, नोवा स्कोशिया हो गया या मैनिटोबा हो गया, यहाँ पे अभी तक इकोनॉमिकली ग्रोथ हुई नहीं है और वेदर कंडीशंस भी काफ़ी हार्श हैं, लोग वहाँ पे जाना नहीं पसंद करते। तो इस वजह से फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इजाज़त दी है कि जी वो अपने नॉमिनीज खुद करे। जो प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम्स हैं मोस्टली जो स्किल्ड लेवल के ऊपर अगर हम बात करें, 2 चीज़ें होती हैं इसके अंदर, एक बिजनेस इमिग्रेशन होती है, एक स्किल्ड इमिग्रेशन होती है। तो बिजनेस इमिग्रेशन का हम ऑलरेडी तस्करा कर चुके हैं बीसी के हवाले से। किसी और को किसी और प्रोविंस के बारे में स्पेसिफिकली पूछना है तो दे कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी, द इन्फॉर्मेशन इज देयर। लेकिन जो स्किल्ड इमिग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो वंस अगेन स्किल्ड इमिग्रेशन जो डिराइव हो रही है वो फिर एनओसी जो नेशनल ऑक्यूपेंसी क्लासिफिकेशन है उसी के अगेंस्ट हो रही है, ओ, ए और बी लेवल्स के ऊपर होती है। और जो पीएनपी प्रोग्राम्स होते हैं मोस्टली दे आर एम्प्लॉयर ड्रिवन,
मतलब डेफिनेटली किसी जो एप्लीकेंट है उसके पास एक एम्प्लॉयमेंट ऑफर मौजूद है फ्रॉम द स्पेसिफिक प्रोविंस एंड दे कैन अप्लाई फॉर इमिग्रेशन विद दैट जॉब ऑफर and the PNP nomination. इसमें होता ही है, 2 step process होता है. First you apply to the province, they'll approve your application and the application moves from the province to the federal government for further clearances. सही। Yes, उसमें। तो ये भी स्किल एक्सप्रेस एंट्री में आता है। तो एक्सप्रेस एंट्री के अंदर भी आता है जी। एक PNP जैसे यहाँ पे कुछ लोग जैसे स्टूडेंट्स हैं वो जब कर रहे होते हैं अपनी स्टडीज कंप्लीशन के करीब होती है तो वो अप्लाई करते हैं PNP प्रोग्राम के लिए। वो क्या है? या जब मैं वो आपको वर्क परमिट उनका एंड पे पहुंचता है वर्क परमिट उनका तो देन दे अप्लाई फॉर दिस PNP प्रोग्राम। तो वो इसी से रिलेटेड है या वो कुछ डिफरेंट है? मैं आपको समझा देता हूँ। जब आप स्टडीज कंप्लीट करते हैं कनाडा के अंदर, लेट्स से इफ यू डू अ बैचलर्स डिग्री, तो डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ योर प्रोग्राम you are eligible for an open work permit which is called a postgraduate work permit for up to 3 years. सही। मतलब ये कि अगर आपने 3 साल का प्रोग्राम कंप्लीट किया तो आपको 3 साल का वर्क परमिट ओपन मिलेगा। अच्छा, उसके अंदर होता ये है जो इनकी यहाँ से 2 कैटेगरीज चल रही हैं। अब एक प्रोविंशियल नॉमिनी की कैटेगरी चल रही है, BC के अंदर खास तौर से मैं बात कर रहा हूँ आपसे। ऑन्टेरियो के अंदर इट्स नॉट दैट कॉमन, BC के अंदर ये बहुत कॉमन है क्योंकि थोड़ी सी जो एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट्स है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के लिए BC की, वो थोड़ी सी लोअर है एज कम्पेयर टू ऑन्टेरियो। इसमें होता ये है कि या तो जब आपने 1 साल का एक्सपीरियंस कर ले लिया NOC O A या B के अंदर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये खुश्क हो रहा है थोड़ा सा टॉपिक है, नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी मैं क्या करूँ, मुझे आई हैव टू बी मतलब मुझे इसी के ऊपर रहना पड़ेगा, OA और B के ऊपर। OA वंस अगेन मैनेजरियल, A इज प्रोफेशनल, B इज ट्रेड। तो आप अब यहाँ से आपके ऊपर आपके पास 2 चॉइसेस हैं। 1, आप कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं अगर आप O, A या B कैटेगरी के अंदर है। सही। नंबर 2, अगर आप उसमें नहीं है और आपका एम्प्लॉयर क्वालिफाई करता है तो आप BC प्रोविंशियल नॉमिनी के थ्रू अपनी परमानेंट रेजिडेंसी की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अच्छा, इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं BC PNP की, वो एम्प्लॉयर्स के लिए थोड़ी सी इस तरह से है कि जी उसमें डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं डिफरेंट बिजनेसेस के लिए। आपके पास 5 एम्प्लॉयज होने चाहिए, इतना रेवेन्यू होना चाहिए, एम्प्लॉयर्स के लिए कितना रेवेन्यू हो, इतने टैक्सेस हो, T1 जनरल इस तरह की दिखनी चाहिए। दैट्स गोइंग इनटू द डेप्थ। मगर जो आपका जो सवाल है कि जी वो जो बच्चे यहाँ पे स्टूडेंट के बाद अप्लाई कर रहे हैं, खासतौर से BC के अंदर जो नॉमिनेशन प्रोग्राम के अप्लाई कर रहे हैं, वो इसी वजह से है कि उनका एम्प्लॉयर BC नॉमिनेशन प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई करता है और उसके साथ जो है एप्लीकेशन डालना बनिस्बतन CEC के जो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है आसान है, क्योंकि एक इट्स नॉट नेसेसरी कि आप O, A या B कैटेगरी में लाई कर रहे हो। नंबर 2, आपके जो IELTS की रिक्वायरमेंट है वो भी थोड़ी सी कम है प्रोविंशियल नॉमिनी के अंदर। प्रोविंशियल नॉमिनी में जी, वो कितनी है? क्योंकि वो तो मेरे ख्याल क्योंकि आपने यहीं से स्टडी ली है और सब कुछ यहीं पे किया है तो नहीं, वो वॉश आउट नहीं होती है, आपको स्टिल करना पड़ता है। वो 5 मतलब रिक्वायरमेंट कम हो जाती है ना? रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। 6.5 की रिक्वायरमेंट होती है फिर भी, लेकिन होती जरूर है IELTS की, डेफिनेटली होती है जी। सही। चले 7.5 लुब्बे आप ये फरहान भाई कि आप कहीं से इंग्लिश से बच नहीं सकते। इंग्लिश से एग्जैक्टली सही है। तो इसमें हमने कवर कर लिया फिर एक्सप्रेस एंट्री की सब चीजें। एक्सप्रेस एंट्री की तकरीबन मेरा ख्याल से सारी चीजें कवर हो गई हैं। वी हैव गॉन थ्रू, मेरा ख्याल से टेम्पररी वीजास भी हो गए, स्पॉन्सरशिप भी हो गई है, बिजनेस भी हो गया। आई थिंक वी आर गुड टू गो। अच्छा, तो अभी जो हमने बात की उसकी LMIA की, तो उसके अंदर थोड़ा सा आप थोड़ा एक्सप्लेन कर लें कि उसमें आप क्या हेल्प कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन करता है कि जी मैं ILMA लेना चाह रहा हूँ तो वकार भाई मेरी क्या मदद कर सकते हैं? मैं क्या मदद कर सकता हूँ? मैं आपको थ्रू करा सकता हूँ किसी न किसी एम्प्लॉयर से यहाँ पे कि आप उन लोगों से आपस में बैठ के बात कर लीजिए। वैसे तो इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि यू कैन इनकी जो है कनाडा जॉब बोर्ड की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप अपना रेज्यूमे दें, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। गो के बहुत मुश्किल है कि वहाँ से एप्लीकेशन पिकअप हो, लेकिन
people get picked up too. और यहाँ पर भी LMI के लिए जितना मतलब अगर हमारे साथ कोई काम करेगा तो we definitely will help the person to get in touch with the right employer for them. क्योंकि आपके पास एम्प्लॉयर्स की तो लिस्ट डिटेल्स होती होंगी कहीं पे भी, कनाडा में कहीं पे भी आप प्लेस करवा सकते हैं। मोस्टली मैं जो वर्कआउट करता हूँ, हमारी कंपनी जो वर्कआउट कर रही है BC के अंदर ही करते हैं हम लोग, और अल्बर्टा में है हमारे पास एम्प्लॉयर्स जो अल्बर्टा में है, जो हमारे साथ जिनको जरूरत होती है वर्कर्स की, और हम उनको हायर करके देते हैं, बोथ टेम्पररी एंड परमानेंट वर्कर्स हम करके देते हैं उनको हायर। सही सही। तो नाजरीन, अब तक उम्मीद है आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो रिसीव कर ली होगी और वो ट्रिकल डाउन भी होगी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हर चीज़ को वकार भाई ने। इसमें स्टूडेंट वीज़ा से लेके फैमिली स्पॉन्सरशिप, सुपर वीज़ा, परमानेंट रेजिडेंस, एक्सप्रेस एंट्री, हर चीज़ जो है वो मेरे ख्याल में हमने कवर कर ली है कैनेडियन इमिग्रेशन से रिलेटेड। तो उसके अलावा फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है जो आप पूछना चाह रहे हैं, अभी आप कॉल कर सकते हैं एट 778-986-3204। आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं अगर आप आउट ऑफ कनाडा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, और उसके अलावा अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाह रहे हैं एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और सीजन्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट के साथ, तो आप कॉल कर सकते हैं उनको +1-604-786-0181, वकार हसन, इजी वीज़ा इमिग्रेशन। और आप ईमेल कर सकते हैं इन्हें easyvisacanada@gmail.com। और उसके अलावा आप हैदर टीवी को भी ईमेल भेज सकते हैं info@heather.tv। तो ये जो भी इंक्वायरीज होंगी, जो भी क्वेश्चंस होंगे, वो फॉरवर्ड कर देंगे हम वकार भाई को, उनसे जवाब लेके इंशाल्लाह आपको देंगे। और आप मुझे व्हाट्सएप पे, अगर आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दें जो भी क्वेश्चन है, अगर आप ये प्रोग्राम बाद में देखते हैं, लाइव नहीं देख पा रहे हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं वकार भाई से जो भी आपके आंसर्स होंगे वो लेके आपको दे सकता हूँ। वैसे तो ये सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स वकार भाई के भी डायरेक्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे। ये प्रोग्राम इंशाल्लाह रिपीट भी होगा और आप इसको बार-बार देख सकते हैं इन नेक्स्ट फ्यू डेज़, फ्यू वीक्स। वकार भाई, इसके अलावा कोई चीज़ जो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर सकें कैनेडियन इमिग्रेशन से रिलेटेड? इसमें एक चीज़ तो मैं यहाँ पे ऐड करूँ कि अभी जो भी अभी पैंडेमिक की सूरत हाल चल रही है और उसके अंदर कैनेडियन इकोनॉमी जो इस वक्त है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि बहुत सारा जॉब लॉस हुआ पिछले ऑलमोस्ट 3 महीने से, बहुत सारे बिजनेसेस बंद हैं, जॉब्स नहीं हैं। तो कैनेडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए डेफिनेटली और लोगों को तो लाने की ज़रूरत है, एक इंजेक्ट करना पड़ेगा, जैसा कि अभी पिछले दिनों हमारे जो इमिग्रेशन मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी कि वी आर लुकिंग फॉर ऑलमोस्ट 340,000 इमिग्रेंट्स, 3,40,000 इमिग्रेंट्स का तो एक उन्होंने एक रफ फिगर दिया, लेकिन मे बी इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि इमिग्रेंट्स ही हैं जो ये मुल्क चला रहे हैं बेसिकली ऑन ऑन ऑल लेवल्स। चाहे वो एक छोटा एक शॉप, एक कन्वीनियंस स्टोर पे खड़ा हुआ एक बंदा है, चाहे वो एक प्रोफेशनल CPA या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो वो सारे इमिग्रेंट्स ही हैं। तो आप क्या इनपुट है वकार भाई इसके अंदर? बिल्कुल फरहान भाई, देखिए मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन एक बात तो तय है कि मैं भी जो बात कर रहा हूँ वो किसी इकोनॉमिस्ट की सुन के वही आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं डेफिनेटली आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट। उसके अंदर ये है कि देखें, ये एक जो सिचुएशन जिसमें हम हैं इस वक्त, इट्स एन इंड्यूस्ड इकोनॉमिक डाउनटर्न, इट्स नॉट समथिंग दैट इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। मतलब ये कि जो हर चीज को शट डाउन किया गया है वो खुद ब खुद नहीं होगी। खुद ब खुद नहीं होगी। एग्जैक्टली। तो इसी तरह से जो इमिग्रेशन है वो चल रही है अभी भी। गो के थोड़ी सी कमी आई होगी वक्त के, मतलब ये कि जिस चीज के अंदर महीना लगना था अब शायद 3 महीने या 4 महीने लग जाए, या हो सकता है साल तक लग जाए, लेकिन इट्स अ कंटिन्यूअल प्रोसेस। और कनाडा की इकोनॉमी को डेफिनेटली बूस्ट करने के लिए जो पैसा लूज किया है 2-3 महीनों में, उसमें डेफिनेटली इमिग्रेंट्स का बहुत बड़ा हाथ रहेगा। अच्छा, माशाल्लाह से लिबरल्स जो हैं हमारे इस वक्त जो उसमें हैं, पावर के अंदर है,
दे आर वेरी प्रो इमिग्रेशन। सबसे बड़ी उसमें एक ये है कि जी पिछले सेमेस्टर में आप लोगों ने देखा इनके कि जी जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो भी एक सिख थे, और जो इमिग्रेशन मिनिस्टर थे महमूद हुसैन साहब, जी जी, he was a Muslim, and मतलब this country is basically जो बनी है या जो आगे चलनी है वो मल्टीकल्चरलिज्म के ऊपर है। और एग्जैक्टली और मेरा जहाँ तक ख्याल है, मैं खुद शुक्र अदा करता हूँ कि जी जिस तरीके से हम अपने मजहब की और अपने कल्चर को हम यहाँ पे बैठ के मनाते हैं, शायद हम अपनी कंट्रीज में उस तरह से इस कल्चर को नहीं मना सकते थे। पाकिस्तान में इतनी आज़ादी से मजालिस नहीं बर्पा कर सकते थे या ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते थे। तो मैं वाकई में इस बात का बहुत 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 मशहूर हूँ, और मैं कहना यही चाहूँगा कि 2-3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर अगर अमल किया जाए तो डेफिनेटली इट्स अ लिटिल बिट, इट्स अ हार्ड वॉक बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। एक इंग्लिश से आंखें ना चुराएं, कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करने से सब कुछ हासिल हो जाता है यार, इंग्लिश भी हो जाएगी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अपने स्टूडेंट्स, बच्चे जो ग्रेजुएट कर रहे हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि मतलब ये कि अगर आपको लेना है एडमिशन, तो इट्स अ वेरी फास्ट प्रोसेस राइट नाउ, इट्स वेरी इजी प्रोसेस राइट नाउ। थोड़ा सा टाइम सर्व करें, ऑनलाइन जाएं, अगर किसी के अंदर शौक होता है तो भाई वो करता है चीज, उसको पूरा करता है, तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लें। एग्जैक्टली। और जो हमारे स्किल्ड इमिग्रेंट्स हैं, कुछ मतलब जो फीडबैक मेरे पास आया कि जी प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, और जिस तरह से पहले हो जाया करता था उस तरह से नहीं होता। देखिए, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जब एक छोटा बच्चा होता है वो वक्त के साथ साथ ही बड़ा होता है, उसमें समझदारी आती है, फिर वो अपने डिसीजंस लेता है, बेहतर डिसीजंस लेता है। हमसे आज तक गलतियां हो जाती हैं यार, प्रोफेशनली और घर में बैठ के, लेकिन उस गलती से सीखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो जो ये थोड़ा सा सिस्टम जो मुश्किल कह रहे हैं लोग, वो मुश्किल नहीं, वो एक बेहतरी की तरफ जा रहा है ये सिस्टम, ताकि हर एक के लिए हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाए। तो इससे डिसहार्टन ना हो, थोड़ी सी मेहनत इंग्लिश के साथ अपने क्रेडेंशियल्स ट्रांसफर करवाएं, और जहाँ पे फंसते हैं फिर हम जैसे, मैं हूँ या मुझ जैसे बहुत से कंसल्टेंट हैं, इवन पाकिस्तान के अंदर मैं बहुत को ऐसे जानता हूँ जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे अपने टीचर हैं जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया था यहाँ इस फील्ड में आने के लिए, वो पाकिस्तान में वो कर रहे हैं वहाँ पे काम, और अच्छी गाइडेंस मौजूद है। और सबसे बड़ी चीज कि भाई कैनेडियन वेबसाइट जो है सिटीजनशिप और इमिग्रेशन कनाडा, cic.gc.ca, it's a very good place for information, और एग्जैक्टली सारे टूल्स अवेलेबल हैं उसके ऊपर। तो दिल बर्दाश्ता हुए बगैर जो है आगे बढ़ें, और डेफिनेटली मतलब स्काई इज द लिमिट। अगर आप मेहनत करते हैं तो देन स्काई इज द लिमिट। तो डेफिनेटली everybody is more than welcome to, not by myself, मैं तो कुछ नहीं हूँ भाई, करना सा एक पुर्जा हूँ इस मशीनरी का, but our government welcomes all the immigrants with open heartedness, and everybody is welcome here. चलें जी, अब प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ चलते हैं। काफ़ी डिटेल्ड गुफ्तगू हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया वकार भाई आपके टाइम का, और तहे दिल से मशकूर हूँ मैं पर्सनली और हैदर टीवी कि आपने हमें ज्वाइन किया, हमें टाइम दिया, और बहुत अच्छी, बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी। और नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आप इस इन्फॉर्मेशन से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे, स्पेशली हमारी जो यंग जनरेशन, जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि बड़े प्लान लेके बैठे हुए हैं कि हम ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले पहला स्टेप आइल्स करें, आइल्स से आंखें ना चुराएं, और जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं cic.gc.ca के ऊपर, वहाँ पे देख के आप यूनिवर्सिटीज़ में स्पेशली जो ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं उसके लिए अप्लाई करें, और उसमें बहुत अच्छे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, और फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। एंड पे एक दफ़ा फिर इजी वीज़ा इमिग्रेशन, वकार हसन, उनका फ़ोन नंबर है 1604-786-0181, और ईमेल एड्रेस है easyvisacanada@gmail.com। उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, और अपना फीडबैक ज़रूर दें। प्रोग्राम के इख्तिताम पे मौलाए मुत्तकियान, मौलाए कायनात, बाबुल इल्म जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की एक कोटेशन जो कि हमारे इस टॉपिक से बहुत रेलेवेंट है।
मौला का फरमान है कि wealth converts a strange land into a homeland. Wealth converts a strange land into a homeland, and poverty turns a native land into a strange land. इसको अगर तर्जुमा करें कि अगर जो माली खुशहाली है वो एक दियारे गैर को भी आपका घर बना देती है, और जो गुर्बत या मुफलिसी है अगर आप उस हालत में हैं, तो आपकी जो अपनी सरजमीन है वहाँ पे भी आप अजनबी की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। थोड़ा इस पे गौर करें। बहुत डीप मौला कायनात का ये कॉल प्रोग्राम आपको उम्मीद है पसंद आया होगा। हैदर टीवी को देखते रहें और हैदर के साथ के नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करें। इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम लेके फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने मेज़बान सैयद फरहान हैदर को इजाज़त दें। अपनी कम्युनिटी का, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। कम्युनिटी को इस वक्त आप लोगों की, हर बंदे की हेल्प की बहुत ज़रूरत है। कम्युनिटी में इन्वॉल्व हों, कम्युनिटी का ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।